बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह और तकरीबन रात की थोड़ी सी बारिश के बाद आप लोगों ने बहुत बारिश हुई पिंडी इस्लामाबाद में तो नहीं हुई है ना, ना। हुई है अच्छा, हुई है। आप सो रहे होगे तो आपने जो है ना बारिश के बाद अपना ख्याल रखना। ये सोते हुए जो लोग हैं ना वो यही कह रहे हैं कि नहीं हुई। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी। नहीं, मेरे साथ मौजूद है गुरुकुल के म्यूजिक टीचर। वो रख लो स्वेटर भी यहाँ पे। आपको याद है वो मूवी मोहब्बतें? कितनी अच्छी मूवी थी, है ना? बट यू रियली लुक लाइक हिम। मोहब्बतें? हाँ, दिस अटायर ऑफ थैंक यू। इज इट अ कॉम्प्लीमेंट? यस ऑब्वियसली। कोई आपको शाहरुख खान से के अटायर से मिला रहा है, कैसे कॉम्प्लीमेंट? मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता ना, क्योंकि आपको सलमान खान पसंद है। अगर आप सलमान खान कहते नहीं, शाहरुख तो मुझे ऑब्वियसली पसंद है। कौन होगा जिसे शाहरुख खान पसंद ना हो, लेकिन सल्लू तो आपका फेवरेट है ना सल्लू। कभी कभी मैं किसी को कहती हूँ ना सल्लू से मैं मिलूंगी। मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि जब मैं जन्नत में जाऊंगी ना तो मैं उससे मिलूंगी। तो वो बड़ा ना वो होते हैं, वो जाएगा जन्नत में, ये वो। मैंने कहा सब इंशाल्लाह जन्नत में होंगे, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इस सब बारे में लोग, कुछ नहीं हाँ, कह सकता। मतलब देखो मुसलमान तो है ना, तो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि भाई जाएंगे जन्नत में। नो कमेंट्स, ठीक है, अल्लाह मियाँ पे गुमान रखना चाहिए ना। अच्छा, आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने ये अक्सर देखते हैं कि हलीमा और मैं यूजुअली मैचिंग करते हैं, पर आज हमने मैचिंग इसलिए नहीं की कि हलीमा को याद नहीं रहा बताने का, मुझे पूछने का याद नहीं रहा। रात को ना असल में हमारा एक मैसेज होता है, एक मैसेज एक्सचेंज होता है, कलर और मैं मैसेज करता हूँ कलर, और आप मैं आगे से बताती हूँ। या अगर मैं बता दूँ कलर की ये कलर है तो हमारी इज लाइक ओके, या इस तरह का कोई एक आधा मैसेज हमारा एक्सचेंज होता है। रात को पता नहीं, यहाँ रात को मैं मसरूफ थी, कबाब बना रही थी मैं। कौन से? शामी कबाब। गोश्त ज्यादा डालती है, दाल ज्यादा डालती है? गोश्त ज्यादा डालती है। हाँ, मुझे गोश्त दाल वाले यार दाल वालों में से फिर दाल का ही टेस्ट आने लग जाता है ना। मतलब दाल होती है अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन नहीं, गोश्त ज्यादा डाल। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द स्कूल डेज, क्योंकि आज मैं स्कूल टाइप भी लग रहा हूँ। आई डोंट लाइक इट। नहीं अच्छे लगते थे? क्यों यार? आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि स्कूल डेज पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। कहाँ से पढ़ा है? नाम नहीं स्कूल का पूछा, निजी या कुछ सरकारी स्कूल था? नीम सरकारी था। हाँ। अच्छा। नहीं, आई थिंक कि फ्रेंड्स से बहुत फर्क पड़ता है और टीचर्स से बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह पे होती है। टाइम जो स्कूल गुजारा है वो कैडेट कॉलेज में गुजारा है। Okay, you like cadet college because a lot of people doesn't like it. It was good, not bad. बहुत अच्छा था, क्योंकि बैड क्या मतलब वो था, होता नहीं, वो डिसिप्लिन होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आपको लगता है। पर कैडेट कॉलेज वाज वन ऑफ, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली कैडेट कॉलेज से। आपको अपने ओन पे बहुत ज़्यादा कुछ करने को सीखने को मिलता है वहाँ पे, है ना? हलीमा, बड़ी हैरत की बात है कि आप पे एक कमेंट आया मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझ पे भी एक कमेंट आया, और वो कमेंट ये था, मैंने कहा अच्छा ओके, इससे रिलेटेड सवाल पूछूंगी मैं। नहीं, कमेंट बड़ा मजे का था। कमेंट ये था, कहते आप ना, मेरी मामा कह रही है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप लोग जो है ना अपनी कुर्सियाँ बदल दे, आप दोनों बहुत अनकंफर्टेबल बैठे होते। कहते मैंने थोड़ा सा हंसा, मैंने कहा यार दैट वाज सो स्वीट ऑफ देम। कहते कि हमें लग रहा था आप लोग दोनों नहीं है कंफर्टेबल। ये पता है, ये कमेंट मुझे बहुत ऐसा पहले जब हमारी कुर्सियाँ चेंज हुई थी ना, उस टाइम मुझे कमेंट दिया था मेरे फादर इन लॉ ने ये। अच्छा, ओके। और उन्होंने मुझे दिया था डॉक्टर साहब ने। हाँ, डॉक्टर साहब ने। उन्होंने मुझे खास तौर पे दिया था आपके लिए कि पर्सनालिटी है वो सूट नहीं करता, जैंगो है ना, लंबा। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे ये बात कही थी, लेकिन मैंने कहा यार मतलब चेंज करते रहते हैं। हलीमा पता नहीं बार-बार मेरा क्यों दिल कर रहा है, मतलब हल्लू हल्लू कहूँ, मुझे तो हलीमा पूरा दिल नहीं कर रहा। तो यार एज, मुझे एक बात तो बताओ, एक बड़े मजे की बात है कि जो स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता था जो टीचर के ना फेवरेट होता था। मैम आपने कल टेस्ट का कहा था? नहीं, वो एक कोई था कोई, बहुत बुरा लगता था मुझे। हाँ, मैम आपने होमवर्क चेक करना था। यार चुप कर जाओ। शायद वो सुन ले, शायद ना सुने। हमारी क्लास में एक होती थी मरियम मलिक। अच्छा, She was the bright star, तुमने नाम ले लिया। कोई बात नहीं, और अभी तक हमारी दोस्ती है। और मेरी और उनकी बहुत ज़्यादा बहुत दोस्ती थी, मतलब काफ़ी साल तक बहुत दोस्ती रही है। फिर जाके हम आगे अलग अलग क्लासेस में हो गए, तो वो दोस्ती जो है वो ख़त्म हो गई। और मेरा और उसका ना हमेशा होता था, कभी उसने फर्स्ट आने, कभी मैंने फर्स्ट आने, कभी उसने फर्स्ट आने, मतलब जो रनर अप और इस तरह के हम होते थे। तो मरियम वॉज ऑलवेज लाइक दिस एंड आई वॉज लाइक ऑलवेज के नहीं यार, मतलब दिल से मैं बैक बेंचर थी कि नहीं, मतलब ना बताओ ना कि पढ़ाई का ना बताओ, लेकिन मरियम वाज ऑलवेज लाइक के बता दो। और टीचर हलीमा जब टीचर निकल जाती थी क्लास से, एक को मॉनिटर खड़ा कर जाती थी और ये बस खड़ी खामोश है,
अफराज तुम बोले हो, मैं तुम्हें हिलता देखा है। मैं थी वो। तुम लिखते हो तुम्हें याद है वो लिखते यार नहीं, मतलब उसमें भी मैं बहुत लीनियंट थी, लेकिन फिर कभी कभी होता है ना कि क्लास आपके सर पे चढ़ जाती है, तो फिर मैम शकीला और अफराज ने आपस में बातें करते, मेरी सुन भी नहीं रहे थे और नाम लिख दिया बोर्ड पे। नहीं, मैं डरावे देती थी कि मैं बताऊं, और फिर कहते थे अगर तुम 5 मिनट खामोश रहे तो नाम मिटा दूंगा। 5 मिनट खामोश रहे नाम मिटा दूंगी। अच्छा हुमायूं, जिससे आपने कमेंट का जिक्र किया ना कि कमेंट इस तरह आते हैं ये वो, तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं, फ़र्क पड़ता है या पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को कुछ ऐसे से हमने कहते हुए सुना है कि जी डिप्रेशन का शिकार हो गए, लोगों ने बुली किया, बॉडी शेमिंग कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। आपको फ़र्क पड़ता है? हाँ, थोड़ा सा पड़ता है। आपको जब लिखते हो तो एक दिल पे चीज़ आती है, बट आई लेट इट गो, क्योंकि इतने ज़्यादा काम है ज़िंदगी में, इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं रहता। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि एक सेकेंड, एक बंदा जिसमें इतने भी गट्स नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल आईडी से ही आपको मैसेज कर दे, इलॉन मस्क की और मार्क जुकरबर्ग की उसने तस्वीर लगाई हुई है और पता नहीं किधर चिचू के मलिया से वो आपको लिख के कमेंट कर रहा है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाए? यार मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत अजीब बात लगेगी, क्योंकि मैं और आप पब्लिक प्रॉपर्टी एक किस्म की, हम पब्लिक फिगर हैं, तो हम जो करते हैं हम सामने उनके लिए करते हैं, हमारी ऑडियंस वो है, हमें वो पसंद करेंगे तो हम यहाँ खड़े रहेंगे। जिस दिन उन्होंने पसंद करना बंद कर दिया, उनको अच्छे ना लगे, तो उस दिन जैसे कॉलर भी कुछ करते हैं तो मुझे दुख होता है जब वो मुझे कुछ कहते हैं कि ऐसी वैसी की बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा होता है कि यार अगर तुम्हें पसंद नहीं यार तो मुझे थोड़ा सा बदलना चाहिए। कॉलर इज अ डिफरेंट थिंग। देखो, कॉलर इज अ डिफरेंट थिंग। कॉलर अपनी आइडेंटिटी हमसे नहीं छुपाते, वो हमसे बात करते हैं, वो हमसे बात कर रहे होते हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हो सकता है, ठीक है, और उनको ये भी होता है कि ये भी मुझे जवाब दे सकता है। फॉर सपोज अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं या मुझे कुछ कह रहे हैं, तो उनको ये होगा कि हलीमा हुमायूं के मुंह में ज़बान है, थत्थे नहीं है, ये हमें आगे से कुछ जवाब दे देंगे, ठीक है। एक बंदा जिसमें इतने गट्स नहीं है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी से आपको मैसेज कर दे, आपके उस पे पोस्ट पे वो लिख रहा है कि आप बड़े भद्दे लग रहे हो, या आपको ये कलर सूट नहीं कर रहा, या आप मोटे लग रहे हो, या आप पतले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब मुझे तो होता है कि मैं उसको नीचे कभी-कभी मैं कहती हूँ, सोचती हूँ, नीचे रिप्लाई करती हूँ कि ना यार आप अपना इलाज, फिर मैं कहती हूँ इसको इतना भी भाव देने की जरूरत नहीं है, इसी में खुश हो जाए। ये बात भी सही है। हम जरा स्कूल के वापस आते हैं। मुझे बैग वजनी होता था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो सूखा भी था ना, अभी भी हूँ, पर अल्लाह माफ करे। अच्छा मैं हलीमा, मैं यकीन मानो मेरा बैग मेरे से ज्यादा वजनी होता था, और मेरा वैन वाला आता था और वो मेरा नाम नहीं लेता था क्योंकि वैन में दूसरे बच्चे भी जाते थे, क्योंकि अक्सर मेरी अम्मा मुझे ड्रॉप नहीं कर पाती थी। वैन में जाना अच्छा लगता था या नहीं अच्छा लगता था? यार ठीक था, मुझे लगता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। स्कूल सेंटर होते कहते ताबीर होता है, उसकी आवाज़ आती है और मुझे लगता था अब मेरी वैन आ गई है। और मैं ना ड्रामे कर, क्योंकि मैं थोड़ा सा, शायद मैं बता देता हूँ, मैं लाडला था, तो मेरी अम्मा ने कहावत था, नहीं बताना चाहिए कि उसका बैग उठा के लेके आना है। मैं नहीं उठा सकता था ना। अच्छा मैं बताती बैग मेरा जब 3-4 क्लास में गए तो बैग हैवी हो गए, ठीक है, शुरू में तो इतने नहीं होते, बैग हैवी हो गए। इंग्लिश भी, उर्दू भी। मैंने आके ना घर में रट्टा डाल दिया कि जी मतलब रोना धोना डाल दिया कि बैग बहुत हैवी है, नहीं उठाया जाता। और हमारे स्कूल्स भी जो पुराने ज़माने, अब तो होते हैं ना आप यूं अंदर जाएं और यहाँ पे स्कूल ख़त्म हो गया। आजकल के स्कूल तो ऐसे है ना, हमारे स्कूल के बहुत ग्राउंड, और वो पहले फुटबॉल ग्राउंड है, फिर क्रिकेट ग्राउंड, मतलब आपने सब में से गुजर के अपनी क्लास तक जाना है। कौन सी मखलूक होती थी जो सुबह सुबह बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलती थी? मैं तो क्लास में जाके मैंने घर आके डाल दिया कि भाई मैंने तो ना ये बैग का बड़ा मसला है, तो हम लोग गए बैग और वो ट्रॉली वाले बैग लेकर। या मेरा भी ट्रॉली वाला इतना अच्छा लगता था। ट्रॉली वाले बैग लेकर आए। अच्छा ट्रॉली वाले बैग जब लेके आए ना तो कुछ टाइम ऐसा होता था जिसमें आपको सॉरी पॉज है आपको पता है ट्रॉली वाले बैग वाज नॉट मेंट टू बी फॉर पाकिस्तानीज, क्योंकि वहां पे तो प्लेन रोड होती है, हमारे यहाँ पे खड्डे में गड़ा हो रहा है, हम फिर भी नहीं उठा रहे, और उसके टायर क्यों हो गए? 3 क्लास में ट्रॉली वाला बैग चल गया, क्योंकि क्लास जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे थी और 4th क्लास में फर्स्ट फ्लोर पे आ गई, तो अब उनके ट्रॉली वाले बैग का क्या करूँ? तो फिर स्पेशल परमिशन ली गई कि जो ड्राइवर है हमारा वो आएगा अंदर और ट्रॉली वाला बैग जो है वो क्लास तक छोड़ के आएगा। तो वो फिर वो सीन हो गया। यार जब क्लास नहीं आती थी तो जो खुशबू किताबों की नहीं और स्टेशनरी की, उससे 1-2 दिन पहले जब वो उन किताबों पे कवर चढ़ाते थे, पहले खाकी कवर और फिर प्लास्टिक का कवर और उसके अंदर कागज लगा के अपना नाम, कभी नाम लिखना भूल जाते थे और कर जाता था। अच्छा स्टिकर्स भी मिलते थे ना,
स्टिकर्स भी मिलते थे कि नाम लिखने के लिए, और फिर ज्योमेट्री बॉक्स में, हालांकि काम कुछ नहीं मैंने करना, और पहला पेज मेरी किसी भी कॉपी का निकाल के देख लो, हसीनो जमील। फिर जब आप जाते थे आहिस्ते आहिस्ते आगे जाते हो ना, यूं लफ्ज यूं हो जाते थे, पाले जाते थे लफ्जों को। बड़ा मजे का टाइम था यार, आई थिंक। और अच्छा, कैंटीन का टाइम यूज्ड टू बी द बेस्ट टाइम। आप कभी लाइन में खड़े होना कैंटीन में, और बहुत ज्यादा, और अब ब्रेक खत्म हो जाना और मिलना ही ना। अच्छा, मेरा तो हमेशा ये होता था कि मेरे मुंह के अंदर आधा समोसा भी यहाँ पहुंचने लगता था, हाँ, मैं यूं देखता था ब्रेक खत्म हो गया, और मैं कभी भी टाइम पे क्लास में नहीं गया। अच्छा, लेकिन हमारा एक रूल था घर का कि आपने लंच लेके जाना है और लंच खत्म करके वापस आना है। तो यार मैं तो लंच भी खाता था, और वो भी मैं भी खा ले। और कॉलेज में तो ऐसा होने लग गया था कि कितने पैसे मिलते थे यार? स्कूल में मिलते थे 20 रुपए। 20 रुपए। फिर हम अमीर हो गए, कॉलेज में 100 रुपए मिलते। अच्छा, फिर अमीर हो गए, फिर 50 भी मिले थे मुझे स्कूल में बहुत दफा। नहीं 50, और फिर अम्मी कहती थी यार 50 में, अम्मी कहती थी अपने सब दोस्तों को तुमने खिलाना है। तो मैं कहता था, तो मैंने कहा 50 में खिला देता था यार। 8 रुपए की बोतल होती थी, मैं इतना पुराना नहीं हूँ मैं, बट 8 रुपए की बोतल, 5 रुपए का नान समोसा होता था। कितने मजे का था यार, बड़े मजे। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान होंगे। आप लोग भी कॉल करके अपने स्कूल की कोई मेमोरी शेयर करना बताएं यार, बताएं। सुबह खैर। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं, आप लोगों के साथ कोई भी वाक़या जब शेयर करते हैं तो हमारी भी वो बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं वो वापस आ जाती है, और फिर हम ब्रेक के दौरान भी उसी खुमार में होते हैं कि वही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। बड़ा मज़ा आता है इस तरह की जब आप मेमोरीज़ किसी के साथ बैठ के, बचपन के दोस्तों से मिलने का जो सबसे क्रीम बात होती है ना, उसकी चेरी ऑन टॉप होता है, वो यही होता है कि आप पुराने वक्त में चल जाते हैं और उसको याद करते हैं। चल बेटे चल। अच्छा, ग्रो अप यार। अच्छा जी, मुझे बड़ा मजा आता है जी आज जिस चीज़ के हवाले से बात करने वाले हैं वो फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान में इस पे इतना एम्फसाइज नहीं किया जाता। बहुत सारे जो बाहर के डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे जब ऑपरेशंस होते हैं, नी रिप्लेसमेंट का है या किसी को फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद जब वो इंसान, एग्जैक्टली, बहुत सारी बीमारियां हैं, जब वो इंसान सेहतयाब होता है तब भी उसे रिकमेंड किया जाता है कि आपने इतने ऐसे की फिजियोथेरेपी करानी है, और उसके बारे में उनसे पूछा भी जाता है कि आपने फिजियोथेरेपी कराई है, उसका रिजल्ट क्या आया है। फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर जो है वो एक ही लूप में होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आपकी अगर टांग टूटी और उसका ऑपरेशन हुआ है, या आपको फ्रैक्चर हुआ है और वो आप ठीक हुए, या आपको शटिका का पेन है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देगा, आपको ठीक करेगा, और उसके बाद कहेगा कि आप खेलो कूदो खाओ पियो मौज करो। फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप नहीं जाते, और कभी कभी वो ना जाना आपको आगे के अरसे में जाके बहुत ज्यादा क्या करता है, वो एक्यूमुलेट होता रहता है, वो बढ़ते वो बड़ा हो जाता है, वो इतना स्वेयर हो जाता है कि इट लीड्स टू कि मसल होता है ना, वो एक से दूसरे पे जाके ट्रांसफर होता है आपकी, फिर वो बड़ा मसला हो जाता है, और फिर उसको ऐसे सब एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज तो हमारी इतनी है ही नहीं कि हमारा मसल जो है वो पहले से स्ट्रांग हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट ही उसको स्ट्रांग कर सकता है। ये कितना ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर लोगों का रुझान क्यों नहीं है, लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को क्यों नहीं समझते। मुझे तो इवन लगता है कि डॉक्टर्स भी शायद इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि वो शायद प्रिस्क्रिप्शन में कहीं नीचे इतना सा लिख देते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के आपको देखना पड़ता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंसल्ट उसको कर ले, लेकिन वो आपसे पूछते नहीं है बाद में कि आपने किया भी है या नहीं किया। तो इन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, ये क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, अकबर इंटरनेशनल हॉस्पिटल से जी उनका ताल्लुक है, वहाँ पे वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अकबर न्याजी इंटरनेशनल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है, और वहाँ पे अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। अंबर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अंबर शबीर, देखिए आपका नाम याद हो गया मुझे। कैसी हैं आप? ठीक है, सुबह खैर। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अंबर, आपसे आज सबसे पहला टेस्ट तो मैं अपना दिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है अब हम ये भी रिवाज शुरू करते हैं जो हम कहते हैं सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद एक और सवाल ऐड करने लगे। नाश्ता कितने बजे करते हैं? नहीं, आप सुबह कितने बजे उठती हैं?
I usually wake up around 6:15, 6:20. अच्छा, और सोती कितने बजे रात को? 10, around 10. That's a very good time. I think I would like to copy this. मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मेरा भी करीबी है। मैं 10:30, 11 बजे सोता हूँ, मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ, 6 से 6:30 पर। मेरे ख्याल में इससे भी जल्दी उठने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कज़ा नमाज पढ़नी पड़ती है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आप बताएं आपके भी स्कूल डेज होंगे, कुछ याद है स्कूल डेज कैसे थे? मज़ेदार थे? सुन रही होंगी शायद आप हमें पहले से। बिल्कुल। तो आपके स्कूल डेज की कोई मजे की मेमोरी तो बताएं यार। स्कूल डेज की मजे की मेमोरी 30-40 साल पुरानी बात होगी है। इतनी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन वो टाइम अब नॉस्टैल्जिया में आता है कि अब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी रूटीन्स के अंदर, और उस तरह के ना फ्रेंड्स मिलते हैं और उस तरह का अब ज़ाहिर प्रोफेशनलिज्म में आ गए हैं, तो ना उस तरह के। आपकी क्लास में वो दोस्त थी वो जो कहती थी टेस्ट होता था और कहती थी मैम आपने कल टेस्ट का कहा था लेना है, आप उस दोस्त को लीड करता था, मार के खुद याद करके आई भी होती थी। बिल्कुल और कहती थी कल टेस्ट का आपने मैम होमवर्क नहीं चेक किया आपने। और आप उसको थोड़ी देर पहले बता भी चुके होते थे कि आपने टेस्ट याद नहीं किया। और मैम कहती मैम आपने इसको गुड दिया है फरजाना को, मुझे भी स्टार दे, मुझे भी शाइनिंग वाला स्टार। वैसे खुद भी मैं थोड़ी एक थीटा टाइप स्टूडेंट ही रही हूँ अपने दौर में, तो इस तरह के थोड़े प्रॉब्लम। तो वो आप थी जो कह रहे थे टेस्ट है? नहीं, मैं वो नहीं थी, लेकिन फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपने अच्छी गुजारनी है, मुझे क्योंकि अब इसलिए ज़्यादा वो कहते हैं ना जिसके शूज़ में आप जाके देखते हो फिर आपको पता चलता है वो दर्द कैसा है। मुझे रोटेटर कफ का इशू हुआ तो मुझे पता चला कि इट वाज आई थिंक द स्मॉलेस्ट इशू, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं था जो कि जल्दी ठीक भी हो जाता है, लेकिन द पेन आई हैड टू गो थ्रू। मैं 2 वीक्स जिम नहीं जा सकता, अब मैं जिम नहीं जा सकता तो मेरे लिए तो थेरेपी होता था जिम। अब मुझे और आप उससे बड़ा फ्रेश फील करते हो जिम से। और आपने नोटिस भी किया होगा मेरे मूड में कि माय मूड यूज्ड टू बी मच बेटर व्हेन आई वाज गोइंग टू द जिम, बट ऑफ कोर्स आई एम एनर्जेटिक पर्सन, तो यूजुअली मैं हंसता खेलता रहता हूँ, लेकिन ये बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। अब जिम का भी रवाज हो गया है, औरतें भी जा रही हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारने के लिए, एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का अब कितना अमल दखल हो सकता है? देखिए, आजकल का जो आजकल की रूटीन है और आजकल की जो ज़िंदगी है वो सारी हम लोग स्मार्ट एक्टिविटीज़ और स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों की वेलबींग के लिए, एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए और एक कम्प्रीहेंसिव हमारे लिए हेल्दी रहने के लिए। अब जो आप जिम का कह रहे हैं और जो रोटेटर कफ इंजरी आपको इंजरी हो गई है, अब आई डोंट नो आप जो जिम करते थे ये उसका इफेक्ट आया है, बिकॉज देयर वाज अ रॉन्ग एंगल आई थिंक। मोस्टली जो हमारे पास आजकल प्रॉब्लम एड्रेस होती हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो एक यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं और बस वो 10 मिनट का वो एक्टिविटी कार्डियो की कोई कर लेते हैं, उसमें एंगल्स का ध्यान नहीं रखा जाता। जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते अबाउट द बॉडी मैकेनिक्स के लिए। आप लोग बस एक को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं और इतना वेट लगा लिया, उसने इतना कर लिया। वो ट्रेनर है जिनकी खुद बॉडी बन गई और उन्होंने फिर बनाना सिखाना शुरू कर दी, वो सीख के नहीं, बट नॉट लाइक दैट। देखें, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बॉडी नीड्स वेरी करती हैं। हम लोग जो प्लान डिज़ाइन करते हैं लोगों का, वो आपकी बॉडी नीड्स को देख के, आपकी वर्किंग लाइफस्टाइल को देख के, कि आप किस तरह का, एज इन आजकल आपको पता है डेस्क जॉब्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोगों का चलना फिरना है ही नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं, फिर हम आपको इंगेज करते हैं, आपके मुताबिक पर्सनलाइज्ड आपका एक प्लान डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज, और उसमें भी हम आपको पहले असेस करते हैं आपकी करंट जो आपकी मस्कुलर कंडीशन है उसके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली जिम्स में ऐसा नहीं होता। दे डोंट नो अबाउट द मस्कुलर हेल्थ, दे डोंट नो अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ द मसल्स, दे डोंट नो अबाउट द प्रॉपर मैकेनिक्स ऑफ द मसल्स। ठीक है, वो बस एक को कराया, उससे अच्छे रिजल्ट्स आए तो अगले 10 उनको भी वही प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो करा दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिम का जो इंस्ट्रक्टर है उसी ने आपको गलत गाइड किया हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिम का इंस्ट्रक्टर रखते ही नहीं है कि जिम की फीस दे दी से, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, अब उसकी फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब लोगों का जो अपने, मुझे नहीं समझ आता, लोगों का अपने प्रोफेशन के साथ ये है, आप इतने लॉयल्टी ये है आपकी अपने प्रोफेशन के साथ कि आप अपने पेशेंट की तरफ देखते भी नहीं हो।
अदर देन दैट हम फिर मवाजना करते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ। आप उनके पास जाते हैं ना, वो आपको बैठे सुन रहे होते हैं, हालांकि पेशेंट फजूल बोल रहा होगा, लेकिन वो बैठे सुनते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे लिए होते हैं पैसे। वो आपको ये नहीं कह सकते कि ओके ठीक है जाए यहाँ पे आप। तो ये क्या है आपका प्रोफेशन के साथ जो लॉयल्टी है, जिस चीज़ के ऊपर आप सिंसेरिटी होनी चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर आप हल्फ उठाते हो कि जी मैं अपने प्रोफेशन के साथ अपने पेशेंट के साथ लॉयल रहूँगा, उस वो आपको याद नहीं है या बस सिर्फ फीस ही सब कुछ है? अच्छा, ये जो है ना, ये क्वेश्चन बिट ऑफ है हमारी साइड से, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इस तरह नहीं होता। हम लोगों ने 40 to 50 मिनट का एक सेशन लेना होता है जो 1-to-1 सेशन होता है पेशेंट के साथ, और डेली इतना ही लंबा सेशन हमें पेशेंट के साथ लेना होता है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम देखें ना पेशेंट की तरफ, बल्कि हमारे तो इतने अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स जब एक फीमेल हमारे पास आती है तो शी इज़ शी वाज 45 मिनट वो ना बोले, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात ये है कि वो जो स्ट्रेस होता है ना, जो ऑन गोइंग स्ट्रेस आप मसल्स के ऊपर लेके आ रहे होते हो, वो जब तक आप स्ट्रेस को रिलीज़ ना करें तो वो स्ट्रेस आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स नहीं होते। उसके लिए भी अनफॉर्चुनेटली हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते, क्योंकि वो तो हमारा बहुत ही अंडर एड्रेस्ड एक डोमेन है हमारी पाकिस्तान में। तो वो भी हम लोग सारा ये सवाल नहीं पैदा होता कि हम लोग पेशेंट के साथ इंटरेक्शन ना करें। ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ ज़्यादा डील होता है कि वो जब उनके पास OPDs इतनी हैवी होती हैं, इतने मरीज देखने होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हेल्थ केयर के ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स बहुत कम हैं, OPDs बहुत ज़्यादा हैं। आप जाएँ ज़रा पिम्स, होली फैमिली में इस तरह जाके देखें, इस टाइम पे आपको जो पर्ची मिलेगी वो 3-3 बजे की मिल रही होती है। अच्छा, एक छोटी सी रीज़न बता के हम कॉलर की तरफ जाते हैं। उसकी रीज़न मुझे ये लगता है कि वो ये चाहते हैं कि उनको आप जो प्राइवेट उनका शाम का क्लिनिक है ना, वहाँ आके दिखाओ, तो वो आपको कहते हैं कि आप शाम को आ जाना। तो जी एहसन है हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। और आप लोग कैसे हैं? माशाल्लाह खैरियत से हैं? आज तो हुमायूं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत स्मार्ट और बड़ा इंटेलेक्चुअल लग रहे, चश्मा पहना करें जनाब। और लग रहे क्या मतलब है? लग रहे का क्या मतलब है? मैं हूँ, पहले नहीं लग रहे थे, हैं भी, लेकिन जाहिर होना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए पूरी एक फील्ड है, अपने आप को प्रेजेंट करना, इसके बगैर बात बनती नहीं। मुझे एक बात अच्छी लगी है कि कल मैंने जो आपसे कहा था ना कि आते साथ आपने वो एक तरह तमहीद ऐसे नहीं लिखा कर, सुने तो सही ना, सुने तो सही, वो जो मजमून नहीं लिखते थे तो पहले कहते थे पहले इसकी तमहीद होनी चाहिए, फिर बॉडी होनी चाहिए, उस तरह आप कॉल किया करते थे। अब मुझे अच्छा लगा पहले आपने हमसे हाल पूछा, मैंने कहा ऐसे भाई मुझसे बात ही नहीं करते, हालांकि मुझे इतनी मोहब्बत है आपसे। भाई आपकी बात कट रही है, देखें कहीं भी कोई भी जाए जो मेरी बात सुन रहा है, पहले सलाम दुआ करें, खैरियत पूछें, उसकी तारीफ करें, और ये बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी। हालांकि मैं आपसे मोहब्बत डालना चाह रहा था, मैं चाहता डले मोहब्बत, और डल गई। आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपकी मेहमान से ये कि मुख्तलिफ तरह की चोटें लग जाती हैं, पाँव में, हाथ में, इस जगह, तो उसके लिए और दिल में साइकोलॉजिकली भी एक अफेक्ट होता है और इंसान दबाव में आ जाता है नफ्सियाती तौर पे। अच्छा, अभी बात हुई कि बहुत सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो अगर आप खुद सेल्फ फिजियोथेरेपी करें या एक्सरसाइज करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टांग में, घुटने में, टखने में या लेग पे जो चोट लगी है उसके कौन सी एक्सरसाइज किस दर्द या चोट के लिए मौजू है, इसका कैसे पता चलेगा? और इस बारे में थोड़ी कॉमन रहनुमाई दे दें कि कोई जनरल एक्सरसाइज या जनरल फिजियोथेरेपी जो हर कोई कर सकता हो या अपने घर वालों से करवा सकता हो, तो उससे बड़ा फायदा हो जाएगा लोगों का। ठीक है एहसन भाई, आपके कभी दिल में चोट लगी? यार ये मामला मत छेड़ें, दुनिया तो है, दिल की दुनिया को आबाद रहने में। वैसे कभी मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी मोहब्बत में मुब्तला हुए थे कभी और मिल ना सकी? नहीं, मिलनी थी, मैं इस तरफ गया नहीं, थोड़ी सी लाइन अपनी अलग ही रखी तो महफूज है आज तक, अल्लाह का शुक्र है। चले कोई नहीं, खैर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। हमसे भी हसीनों का करम था एक रोज, इस कौम में अपना भी भरम था एक रोज, बेमहर निगाहों की गुजरगा है अब ये चेहरा जो कभी नजरों का हरम था एक रोज। ओए होए 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 भाई, एक बात बताऊं, आप जैसे भी दिखते हो अपनी जुबान से आपने बड़े लोगों को घेरा होगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप पे गए ख्याल रखिएगा, सलामत रहे। इनके कश्यप राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी कश्यप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं कश्यप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिप टॉप मजे में। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सी बॉडी के पार्ट में मसला है? कौन सा बॉडी का पार्ट? आपकी तारीफ करने लगी थी और आपने मुझे ओह माय गॉड। अच्छा ये मेरा पता मसला है, अब नहीं करनी कश्यप, आपने अब नहीं करनी। चले बिस्मिल्लाह करें। ना ना अब बस खत्म हो गया सब कुछ। मैं कहने लगती हूँ हुमायूं आज प्रोफेसर लग रहे हैं।
प्रोफेसर लग रहा है, थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स अ प्रोफेसर लग रहे हैं लेकिन म्यूजिक के, मैं पहले कह चुकी हूं उनको बात। नहीं मैं कहने लगी थी एंटी लगदा बांदरियां ट्यूशन पढ़ांदे, बांदरियां ने ट्यूशन पढ़ांदे। नहीं मैंने तो फैसलाबाद में आपको कभी आया हो पढ़ाने? मैं कभी आया हूँ पढ़ाने? मुझे पता था आपने यही कहना है। नहीं आप अच्छा कल मैं जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी शादी पे, तो कल इंशाल्लाह ताला कल की कॉल आपको तामने वाला से करूंगी। और आपने, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपने स्पीकर पे करनी है और शादी वाले टाइम पे सबको खामोश करके कॉल करनी है, मुझे बड़ा मजा आएगा। सुबह सुबह शादी वाला टाइम कौन सा होता है यार? सुबह सुबह सबसे पहले पराठे बनते हैं, बिस्किट रखे जाते हैं, चीजें होती हैं यार, बहुत कुछ होता है। हाँ चले ठीक है। हाँ सवाल पूछे, बिस्किट हम तो नहीं रखते बिस्किट। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत प्यारी बुलवाई है आपने माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम, आपको सलाम करिए। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि फालिज का इलाज फिजियोथेरेपी से हो सकता है? क्योंकि मैंने अक्सर ये नोट किया है, देखा है कि जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं वो सारी उम्र तक चल नहीं सकते और वो किसी भी मेडिसिन से वो रिकवर होना उनके लिए मुश्किल होता है। तो क्या कोई ऐसा है इलाज से जो ये इस बीमारी को जो इसका इलाज हो सके फिजियोथेरेपी? जी बिल्कुल हो सकता है, बल्कि हमारी डोमेन ही है, स्पेशलिटी ही। आपने अभी जवाब नहीं देना, पहले कॉलर्स बहुत सारे हैं, फिर जवाब देना आपने इकट्ठा। यहाँ हमारे साथ, थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ आप इतने दिनों से कहाँ थे, क्या मसला था? असल में आपकी जो टाइमिंग चेंज हुई उसमें मैं गुम हो गया, इसलिए कि मेरी कॉल्स तकरीबन 6-7 चैनल्स में होती है, जब कर रहा होता हूँ तो फिर वो जब टाइम लैप्स कर जाता है तो मैं भूल जाता हूँ। गद्दार आप तो कुर्तोगलू निकले, आप तो कुर्तोगलू निकले बीच से। ऐसा हो नहीं सकता, मेरी बहन हलीमा को अच्छी तरह पता है कि मेरा जो ताल्लुक है बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों से, ऐसा नहीं है। यार आप ये कुर्तोगलू वाली रखते ना करें, आप हमारे साथ लॉयल रहे। आप यार मुझे पहले भूल गए थे, पता आपने कह के मुझे याद करा दिए करेक्ट। आई एम वेरी लॉयल टू यू हुमायूं, आई एम वेरी लॉयल टू यू। ऐसी बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं तो इंस्टाग्राम पे तुम लोग की तस्वीरें जरूर देखता हूँ मैं। नहीं वो भी आपने कल बहुत दिन बाद देखी हैं, बहुत दिन हो गए थे आपने नहीं देखे थे मेरे पोस्ट। नहीं साथ में आपने सबको लाइक किए। अच्छा एनीवे, अभी तो आपकी मेहमान बैठी हुई है, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। बात ये कि इनको पहले सलाम हो, और फिजियोथेरेपी से इसलिए मेरा ताल्लुक इस तरह रहा है कि मेरी मदर को भी पैरालाइज हुआ था, मेरे भाई को भी हुआ था, तो मेरे घर में फिजियोथेरेपी अक्सर आते रहता। और फिर रिसेंटली मेरा जो हार्ट ब्रेक हुआ था उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी मैंने करवाई थी। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये कि एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना हमारे यहाँ बहुत कम है। अब क्योंकि एक बंदा है, अब उसकी हर एज फैक्टर के आदमी की हिसाब से हर आदमी की डिफरेंट फिजियोथेरेपी होती है, उसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ जो अनप्रोफेशनल जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी वजह से क्या नुकसान होता है, ये भी आप मुझे एक सवाल करना है। दूसरी बात ये है कि जो फिजियोथेरेपी है, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो उसको वो जाहिर बंदे से गुफ्तगू करे, बंदा तकलीफ में होता है। ये मेरा पहले भी शायद सवाल की, तो मैं फिर करता हूँ कि जो उसकी साइकी है उस बंदे की, उस पर कितनी स्ट्रेंथ डालनी, किस तरह उसको इस तरह करना है उसको पेन महसूस ना, वो अपने खुशी से कराए फिजियोथेरेपी। तो उसके बारे में आप कहते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को एक ठीक है साइकी कितनी समझना जरूरी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहिबा से आप लोगों के सवालों का जवाब लेंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आप लोगों के सवालों की तरफ जल्दी से आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होंगी और फिर और मज़ीद सवाल जो है वो डॉक्टर साहिबा के लिए शामिल हो जाएंगे। फालिज वाला जो है वो एक सवाल आया था कि वो क्या बेहतर उसके पेशेंट जो है वो हो सकते हैं, कश्यप ने पूछा था।
जी बिल्कुल, हमारे पास जो फिजियोथेरेपी में भी ना एक्सपर्ट डोमेन्स होते हैं, ठीक है। कुछ मस्कुलो स्केलेटल थेरेपिस्ट होते हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट होते हैं, जेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो फालिज का प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास स्ट्रोक या इसको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी हम बोलते हैं, इस कंडीशन में हमारे जो स्पेशलिस्ट डोमेन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। बेसिकली ये काम ही हम लोगों का है ना, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा समराइज़ करके समझाऊं, क्योंकि इसमें जो आपकी मोटर रीलर्निंग करानी होती है, आपका ब्रेन जो है ना वो आपकी पैटर्न्स भूल जाता है। फालिज में यही होता है कि आप मूवमेंट्स भूल जाते हो, एक हेमीप्लीजिया हो जाता है, तो हमने मोटर रीलर्निंग करनी होती है, ठीक है। अपनी जो मूवमेंट्स हैं उनको री एजुकेट करना होता है, ब्रेन को न्यू पाथवेज बनवाने होते हैं कि आप वो न्यू पाथवेज पे, जिस तरह एक सड़क है वो टूट जाए तो उसका बाईपास बन जाता है, तो हम कोलेटरल्स जो है उनके ऊपर काम करके उनके पाथवेज डेवलप करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पेशेंट्स का काम होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, पेशेंट के एज से भी और थेरेपिस्ट के एज से भी, तो दोनों की एक अप्रोच होती है। और बिल्कुल हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको अटैक होते हैं, व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं, और आफ्टर 6 to 8 months के सेशन के साथ दे आर ओके। अच्छा, जल्दी से आपने याहिया के सवाल का जवाब देना है। उन्होंने कहा था कि कभी कभी गलत आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चल जाते हो, उससे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, जिस तरह हुमायूं के साथ 1-2 दफ़ा हो भी चुका है। तो आप कैसे करोगे आइडेंटिफाई? देखिए, मोस्टली क्वैक्स तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो और ये जराह का बहुत कंसेप्ट है, आई डोंट नो हाउ टू नेम देम, बट मोस्टली हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अभी भी हमारे इतनी अवेयरनेस के बावजूद वो क्या करते हैं, उसको डिसलोकेशन हो गए तो उसको जुड़वाने के लिए चले जाते हैं हड्डी जोड़ के पास, और अगर वो ठीक हो गया तो हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो आपकी इस तरह की अनयूजुअल अटैचमेंट्स बन जाती हैं जो फिजियोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली उनकी कोई एनाटॉमिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वो गलत हड्डी जुड़ जाती है, और अगर सही हो गया तो वो तो तुक्का लग जाता है, लेकिन अगर केस खराब हो गया ना तो फिर उसकी पूरी जिंदगी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही नहीं है, और अब घर पे चोट लगी है जैसे उन्होंने ऐसा ने जिक्र किया था, तो उसकी कोई घर में रेमेडी हो सकती है? देखिए, चोट डिपेंड करती है ना, चोट डिपेंड करती है, चोट किस तरह की है, चोट किस तरह की है। अगर आपको अब चोट पे भी आपको पेन किस तरह का है, आपको पेन केमिकल रीजन का है, मैकेनिकल रीजन का है, केमिकल रीजन का तो मेडिसिन लें, नहीं मैकेनिकल रीजन का है तो वो कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होगा। देखिए, हम लोग इतना यूज टू हो चुके हैं ना मेडिसिन से कि 2050 तक तो एंटीबायोटिक्स ने भी असर करना ख़त्म कर देना है ना। तो साइंटिस्ट कॉलेक्टिव चले, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मियाँ इरफान यूसुफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई? अजी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। हुमायूं भाई आप बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, मैं ये फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करना चाह रहा था कि जब से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया ना, मतलब हर घर में एसी आ गए, बंद घर आ गए, जहाँ पे सूरज के शुआएं नहीं आ रही, ठीक है, और रात को ठंडी चीजें खाने के वजह से हमारे मस्को स्टिफनेस हो जाती है बहुत ज्यादा बॉडी में। पहले देखे लोग जो है रात को सोते थे हमेशा दूध में हल्दी डाल के पीते थे या दूध में अंडा फेंट के पीते थे, अभी हमने आइसक्रीम खानी शुरू कर दी, जिस वजह से मस्को स्टिफनेस के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दैट्स ट्रू, फिजियोथेरेपी का इतना ही रोल बढ़ जाता है ना फिर हमारे मॉडल में। फिर जब तक फिजियोथेरेपी हम टाइम बाय टाइम हर किसी को लेनी चाहिए, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, 1-2 सेशन लाजमी लेना चाहिए, जिस वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको कोई सवाल है अंबर से? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैं भी क्लिनिकल योगा से मेरा जो है ताल्लुक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि इनको लाजमी बताना चाहिए चंद पोस्चर्स। अभी हम अगला सवाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पोस्चर्स हैं उसका बहुत बड़ा मसला है। जब बैठने का पोस्चर है तो ऐसी क्या एक्सरसाइजेस की जाएं कि वो पोस्चर जो है वो बेहतर भी हो जाए और उससे जो फर्क पड़ता है वो भी ना हो? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। तलत आंटी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? वाले बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं तलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है। आज हमारे तो दोनों बच्चे जो है ना बिल्कुल सर्दी वाले लग रहे हैं। सर्दी वाले कैसे? सर्दी वाले बस अब समझ जाए, बच्चों की जबान है ये। भाई आप भी तो मेरे सामने बच्चे ही हैं ना। हाँ, ये बात तो है, ये बात है। ज़हनी तौर पे तो आप बड़े हैं। नहीं, आपके सामने ज़हनी तौर पे भी हम बच्चे ही हैं। नहीं वैसे ना। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। आज
आज भाई जो जिस चीज मैं तो प्रोग्राम देखती रहती हूँ ना, आज ये हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं हमारे हुमायूं साहब। थैंक यू। चश्मा लगा के जो है ना, आई लाइक, सब कह रहे लग रहे नहीं वो तो है माशाल्लाह, एक एडिशन भी तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, एडिशन भी तो हो जाता है, अपेरेंटली अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और आपकी मेहमान से माशाल्लाह बहुत अच्छी बात हो रही है। बिल्कुल, ये मतलब इतनी बड़ी माइनर सी डिटेल बता रही है ये। हाँ जी। तो उसकी वजह से जो है ना काफी एक हमें एक आगाही हो जाती है। और वाकई में जब हम अपनी लाइफ में जब हम अपना जो उठने, जैसे उठना बैठना चलना फिरना, इन सब में वाकई में इन चीजों को सुनकर आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा असर पड़ता है। तलत आंटी, आपको मुझे नहीं लगता कभी जोड़ों शोड़ों में दर्द हुआ होगा, आपने अपनी डाइट फिट रखी होगी। हाँ माशाल्लाह। हाँ मुझे अंदाजा था, आप बड़ी अप टू डेट है, मतलब आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी, आप कहते हैं मैं खुद कर लूंगी सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, और आमीन। ये कि नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो है ना, बचपन से लेके अब तक, पता नहीं हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन मैं अपनी डाइट का मैंने बहुत ख्याल रखा। हाँ मुझे अंदाजा हो गया आपकी बातों से, आप माशाल्लाह बड़ी फिट आप खुद अपना ख्याल रखो ना, तो फिर किसी को रखने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए माशाल्लाह, लोग कहते हैं खवातीन अपनी उम्र नहीं बताती हैं, आपको पता है जितनी मेरी एज है, उस एज के हिसाब से आप ये देखिए, मेरा अभी भी यही हाल है कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जो भी टाइम हो, मेरा खाने का टाइम वो ये मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन। और ये जो है ना, अभी जो बातें आपके कॉलर्स भी बात कर रहे थे कि हम जैसे धूप में नहीं है चलते हैं, हम रात भर जो है वो जैसे एसी वगैरह का मसला है, सब कुछ है, तो वाकई ये चीजें हमारे लाइफ स्टाइल पे बहुत असर डालती है। बहुत असर डालती है। देखिए मसनूई चीजें मसनूई होती हैं। और मुझे नहीं लगता अंबर से आपको कोई सवाल होगा, आप बिल्कुल टिशन टाश होंगी, फिट होंगी, ऐसा ही है माशाल्लाह। नहीं बेटा, मैं एक बात सुनो, मेरा हमेशा यही बात होती है, सवाल मैं करती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से चीजें एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। यार सलामत, सारी चीजें बहुत ये शुक्रिया, हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है अपने इन रेगुलर कॉलर्स से बात करके। ऑफ कोर्स आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा बिकॉज़ यू हैव बीन विद देम फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। नो, आई डोंट थिंक सो, आपको भी उतना ही अच्छा लगता होगा। हाँ ऑफ कोर्स, बट आपको तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं ना ऐसे। अब बिया इरफान के सवाल पे अगर हम आ जाए, जो उन्होंने सवाल पूछा था, मेरे ख्याल में उन्होंने क्वेश्चन तो कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था क्लिनिकल योगा में करता और उससे ताल्लुक था और पोस्चर्स का। हम कह रहे थे कि अगर ये बड़ा जरूरी है, हम लोग हमेशा ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कि अंबर मैं ऐसे बैठूं, मैं जी साइज ऐसे बैठ सकता, पुतला तो नहीं होना मैं, तो इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई पोस्चर्स? अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ना, दे आर वेरी एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये जो हमारे ये गैजेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रॉब्लम है। दूसरी बात जिसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं इस पे, ये पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। हमारी जो डेस्क जॉब्स है ना, जो हमारा डेस्क है, ये अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन नहीं होता। हम जो मॉनिटर के ऊपर पूरा दिन सुबह 8 से उसके बाद हम लोग शाम 5 बजे तक उसके ऑफिस वर्किंग, इवन डॉक्टर्स के भी आपको पता है आजकल रिपोर्ट्स सारी डिजिटल होती जा रही हैं, तो मॉनिटर का काम बहुत ज़्यादा है। हमारे जो डेस्क है ना, उनके एंगल्स ठीक नहीं है, हमारा जो मॉनिटर की आई लेवल के साथ जो एंगल है वो सेट नहीं है, हमारी एल्बो का एंगल ठीक नहीं है, हमारे पास फुट रेस्ट नहीं होते, हमारे पास जो बैक रेस्ट नहीं होते, हमारी जो चेयर्स हैं वो बस फैंसी चेयर्स हैं, वो हमें कोई सपोर्ट नहीं दे रही होती। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है जो कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वो एक अच्छे एर्गोनॉमिक एडवाइज़र की ज़रूरत है, जो आपके वर्क स्टेशंस को डिज़ाइन करे अकॉर्डिंग टू योर नीड। लाइक एक बंदा जिसने, मेरी हाइट और है, आपकी हाइट और है, आपकी और है, तो हर बंदा जो वहाँ पर बैठ, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, ये बड़ी अब्रॉड इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बड़ा मुश्किल से आएगी। मैं चाह रहा हूँ अगर आप पोस्चर्स हमें बता दें, वो एक्सरसाइजेस ऐसी बता दें जिससे ये बेहतर हो जाए। अच्छा, पहले हम कॉलर ले लेते हैं, फिर हम पोस्चर्स की तरफ आते हैं। अफशा हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम अफशा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मयूर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ना डॉक्टर से बात करनी थी। जी, वो आपको सुन रही हैं, बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना आपसे पूछना था कि मेरी कमर में दर्द है। मैं तकरीबन ना 10 साल पहले मेरा पाँव फिसला था, गिरी थी मैं, तो कमर में चोट आई थी। 10 साल पहले क्या हुआ था अफशा? गिरी थी, पाँव फिसला था मेरा, हिल नहीं हुई थी मैंने ना, तो
अच्छा, गिर गई थी। समझ आ गया आपको? हील पहनी हुई थी, पाँव मुड़ गया था, गिर गई थी। जी जी ठीक है। तो कमर पे चोट आ रही थी जिसकी वजह से ना मेरे जो हाथ है ना वो काम करना छोड़ दिए थे। अच्छा अच्छा। जब तक मैं अपना फेस वॉश नहीं कर सकती थी, कोई काम अपना नहीं कर सकती थी, चारपाई के साथ मतलब पिला गई थी मैं बेड के साथ। तो अब ये है कि चलना फिरना तो मैंने शुरू कर दिया। इनकी एज क्या है? आप चलना फिरना शुरू कर दिए, एज नहीं पूछी हमने। अब आप एज भी नहीं पूछी। और मिशान है जी हमारे साथ, उनको दोबारा से अगर कॉल हो सके कोशिश करें। मिशान की कॉल लेते हैं। मिशान जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। जी कहिए क्या सवाल है मेरे भाई का? सर मुझे शोल्डर में पेन रहती है काफ़ी अरसे से, 10-12 साल से एक हल्का सा झगड़ा हुआ था तो उस वक्त से क्रिकेट खेलते हुए थ्रो करता हूँ ना तो दर्द होती है, खास तौर पर पीछे को शोल्डर का। हल्के से झगड़े ने शोल्डर में पेन दिला दिया? हल्के से झगड़े ने? बस वो कभी हुआ नहीं थे ना। अच्छा कभी हुए नहीं थे झगड़ा, तो आपने क्या जरूरत थी बीच में? मैं तो इसीलिए झगड़े ही नहीं करता। मैं बस वो छुड़ाने के चक्कर में हो गया। अच्छा तो राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर? ये राइट शोल्डर है, खासतौर पे क्रिकेट में थ्रो करते हुए। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? एज या समथिंग लाइक दैट? कितने अरसे से है? कितने अरसे से? 12 साल। तकरीबन 2013 में हुआ था, 2012-13 में। अभी तक उसके बाद कोई थेरेपी ली थी आपने? लाइक कोई अपने एक्सरे करवाया था, कोई आपने उसका क्या असेसमेंट करवाई थी? एक्सरे तो नहीं करवाया था, ये बस मेडिसिन दी थी एक दफा डॉक्टर साहब से, आर्टिफिन। तो वो 12 साल से आपको पेन रिकर कर रहा है बार बार किस पोजीशन में कर रहा है? लाइक कोई एक्टिविटी करते हैं आप? क्रिकेट जब भी खेलते हैं ना तो थ्रो करते वक्त होती है दर्द। अच्छा, उसके अलावा नहीं हो? डेली एक्टिविटीज में नहीं होता? कॉम्बिंग में, ड्रेसिंग करते हुए? नहीं ऐसे नहीं होता। एक अभी जो दोबारा स्टार्ट हुई है, मैं सो के उठा हूँ रात तो सुबह को पेन शुरू। तो रात को आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की कोई एक्सर्शन किया था? नहीं अभी नहीं किया था इस वक्त। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जवाब देती हैं समीना है हमारे साथ। आपने सवाल याद रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्र है किसी ने मेरे पे भी नजरे करम की। बहुत शुक्रिया। जी आपने क्या कहा? मैंने कहा शुक्र है किसी ने मेरे पे भी नजरे करम की, वरना सारी कॉल्स हुमायूं के लिए आ रही हैं। मैं जैसे ही आप लोगों का चैनल स्टार्ट होता है तो मैं आपकी देखती हूँ कि ये कब लाइन चले और मैं कब आपकी तारीफ करूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बड़ी अच्छा मैम, मैंने जब मॉर्निंग में आपकी बात सुनी, वो डॉक्टर्स के हवाले से आप बात कर रहे थे जी कि डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो इस तरह का बिहेवियर होता है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखती हूँ इस बात पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम सारे उससे गुजर चुके हैं मेरे ख्याल से। जी मैंने कहा हम सारे शायद कभी ना कभी उस चीज से गुजर चुके हैं। नहीं मेरे साथ तो ऐसा वाकया हुआ है कि मेरा तो वो कहते हैं ना प्राइवेट पे एतबार रहा है ये दूसरे हॉस्पिटल्स पे। इसलिए कि जब आपने ये बात छेड़ी तो मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो गई, क्योंकि मेरी जब अम्मी सवेर बीमार थी तो मैं उनकी बड़ी बेटी थी, मैं उनको अचानक लेकर गई हूँ। तो उनको शायद कोई था, कुछ पित्ते वगैरह का मसला था, तो मैं गलत रो में ले गई। 2 ओपीडीज थी, तो उन्होंने कहा है कि जी आप इस ओपीडी में क्यों लेके गए। इसी सिचुएशन में वो उसको फाइल दे रहा है, डॉक्टर वो उसको दे रहा है, और इसी दौरान उन्होंने मुझसे ये पूछा क्वेश्चन कि इनको मसला क्या था। तो मैंने पूछा कि मैम साइड पे को पेन हो रहा था, तो उन्होंने से मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि इनको सांस का मसला तो नहीं है। मैंने कहा जी। उन्होंने ना मुझसे पूछा है ना कुछ भी नहीं, इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, विद इन 10 मिनट्स मेरी मामा एक्सपायर हो गई। ठीक है, और जो कि गलत बात है। पहले देखना चाहिए पेशेंट किस सिचुएशन में आया है, उसकी सिचुएशन क्या है। वो लड़ाई झगड़ों में मेरी मामा तो चली गई। सही कह रही हैं आप, सही है ना। और ये जो आप कह रहे थे ना हाथ तक नहीं लगाते, उन्होंने इतना नहीं किया कि उनका बीपी चेक कर ले, कुछ कर ले, वो आपस में झगड़ रहे हैं, ये हमारा पेशेंट नहीं है, ये हमारा पेशेंट नहीं है। यार तुम लोग बैठे किस लिए हो? ठीक कह रही हैं आप। और मैं कसम से आपकी बातें मैं कहती हूँ कि मैं स्पेशली आपकी जो बातें हैं ना
आप कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत रियल बातें करती हैं। बस हम सबके साथ ही कभी ना कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता है कि हमें बहुत रियलिटीज़ का पता होता है। अल्लाह ताला आपकी अम्मा को जन्नत फिरदौस पे आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। और क्या बस मैं से दूसरा ये पूछना था कि अगर खुदा न खास्ता एक बच्चे की जो बाजू की हड्डी है तो वो टूट जाए और वो थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो वो उसका क्या मतलब है, सर्जरी होती है या कुछ और हल है उसका? एज उसकी तकरीबन 14 साल है, बेटा है मेरा। ठीक है अभी थैंक यू बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत कॉलिंग। अल्लाह ताला आपकी वालदा के दर्जात को बुलंद करे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के सवालों को शामिल करेंगे। कहीं में जाएगा हमारे साथ। ठीक है, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ हैं अंबर शब्बीर। डॉक्टर अंबर, मुझे बताइएगा कि जो बच्चे का उन्होंने सवाल पूछा, हम बैकवर्ड्स चलते हैं, वो वाले बता दें उसका, अगर आप थोड़ा सा आइडिया कर दें कि जो हड्डी टूट गई है वो थोड़ी टेढ़ी वो कह रही थी होगी। हाँ, ये देखिए आफ्टर इवन तो वो रिकवर भी हो गया। शोल्डर की हड्डी कह रहे थे ना, अब ये डिपेंड करता है कि वो ना वो तो ये मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, शोल्डर वाला तो बाद में पूछूंगा, थ्रो वाला आप कह रही है ना? नहीं, अभी कौन सा वाला? चलिए हम मुझसे एक खातून का सवाल था, वो कहती मेरे बच्चे की हड्डी टूटी थी, ठीक होगी लेकिन वो हड्डी भी थोड़ी सी टेढ़ी है तो नजर आती है। उन्होंने शोल्डर की हड्डी नहीं बोला था, सॉरी। अच्छा, मुझे भी शायद याद नहीं, आप सही से कह रही हूँ, आप सही कह रही हैं। देखिए वो ये डिपेंड करता है, शोल्डर में तो इतनी ज़्यादा हड्डियाँ हैं ना, स्कैपुला भी है। शोल्डर जॉइंट जो इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लिटिल जॉइंट्स जो मिला के एक जॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह जुड़ गई है, उसको असेस कराने की बहुत ज़रूरत है कि अंदर आपके पता है नर्व्स और आपकी आर्टरीज पास कर रही होती हैं, किसी ऐसी लेवल पे जाके बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी करे जो ओवरहेड एक्टिविटी करे और वो कंप्रेशन के चांसेस ना हो, तो आई वुड से कि उसको इतना लाइट ना लें, जाके असेस कराएं और देखें कि अभी तो ऑसिफिकेशन नहीं हुई है तो आप तो वो जो बोन्स हैं उनको रीअलाइन करा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जाएँ और बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट ना करें और जाके इसको चेक करवाएं। और अगर एंगल्स जो हैं वो आपके अफेक्ट नहीं कर रहे, अब ये तो देखें आपको फिजिकल असेसमेंट पे ही पता चलेगा ना, कि अगर आपको लगता है डॉक्टर जाके बोलते हैं कि ये अफेक्ट नहीं करेगी आपकी लेटर ऑन तो ठीक है, अदरवाइज आप और वो जो शोल्डर से फेंकते हैं वो कहते हैं उनको दर्द होता है जब भी बॉल फेंकते हैं, क्रॉनिक हो चुका है ना, क्रॉनिक हमारे पास इंजरीज को हम डिवाइड कर देते हैं ना, एक्यूट में, सब एक्यूट में, क्रॉनिक में। क्रॉनिक केसेस वो होते हैं जो हमारे पास 6 मंथ से ओल्डर हो जाते हैं, तो उनकी तो 13 ईयर्स की हिस्ट्री है ना, तो उसमें भी इसका मतलब है कि उनकी बॉडी मैकेनिक्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, या उनके अंदर कोई ऐसी रेजिडुअल अब इंजरी पड़ी हुई है जो सिर्फ एक्सर्शन के ऊपर जो है प्रॉब्लम करती है। ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये आप ये सारी चीज़ें नॉट एट होम, नॉट एट होम, ऑब्वियसली नॉट एट होम। ये जो सारी चीज़ें हैं, हम लोग डरते ही इसलिए हैं ना कि इतने लंबे लंबे प्रोसीजर्स होंगे, इतने इतने सेशंस होंगे, उसके बाद फीसिस हैं, उसके बाद यू नो टाइम टेकिंग सबसे ज़्यादा ये है कि टाइम आजकल आपको पता है टाइम भी लगता है। बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम, तो वो उन्होंने एक कमर के दर्द का भी पूछा था कॉलर ने, तो अगर हम पोस्चर्स ही वो कर ले हील वाला तो हम पोस्चर्स ही अगर थोड़ी एक्सरसाइजेज आप बता दें तो उससे कमर के दर्द की पोस्चर्स भी आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल हो सकती हैं, हमें जो एवरीडे स्ट्रेचेस जो हैं ना, जो सेफ स्ट्रेचेस हैं वो मैं आपको या तो शेयर कर दूंगी, वो हम कर सकते हैं अगर हम लोग उसको अगर एक तो अगर फॉर एग्जांपल अगर नेक को देखें, स्ट्रेस नेक के ऊपर, या हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं ना बहुत प्रोन होती हैं स्ट्रेस को, और उनकी वजह से यू नो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ तो हेडेक होने लग गया, या शोल्डर ये सारा यू नो एरिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एडवाइस करते हैं कि अगर आपको पूरे दिन का काम है ना तो आप ब्रेक कर लें उसको, यानी कि समटाइम्स आपको कोई ऐसी असाइनमेंट मिली होती है कि आप 8 बजे आपको असाइनमेंट मिलती है और जब आप लैपटॉप या अपने काम डेस्क से ऊपर सर उठाते हैं तो 1 बजा होता है या 2 बजे होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, एक तो पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। आफ्टर एवरी 2 आवर्स जस्ट लीव योर स्टेशन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, और आप बाहर यू नो थोड़ा वेंटिलेट होके आएँ, थोड़ा हवा लें, पानी पिएँ, तो उसकी वजह से भी आपके जो मसल्स हैं वो एक
ऑप्टिमम कंडीशन में रहते हैं। दूसरी बात है कि आप पूरे दिन में अगर आप ऑफिस में हैं तो आप छोटे छोटे स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जिससे आपकी क्या है कि हेल्थ मेंटेन रह सकती है। जिसमें एक स्ट्रेच मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बिल्कुल अपनी चेयर के एज के ऊपर बैठ जाना है। एज के ऊपर बैठ के आपने क्या करना है कि अपना ये वाला जो राइट हैंड, अगर मैंने लेफ़्ट साइड के अपने मसल को स्ट्रेच करना है तो उसके लिए मैं राइट हैंड अपना हेड के ऊपर रखूँगी और यहाँ से इसको होल्ड करके इसको मैक्सिमम जहाँ तक मेरी रेंज जाती है उसको करके फिर इस हाई हैंड से मैंने थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच करना है तो एक लाइट सा स्ट्रेच फील होता है। आर यू फीलिंग द स्ट्रेच? आप भी मेरे साथ? नहीं, मैं तो ये करती हूँ काफी, मुझे लाइट में ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है। तो इसका मतलब है आपके मसल्स थोड़े टाइट है, ठीक है। इसी तरह हम इनको थोड़े थोड़े एंगल्स चेंज करके देखें। अभी मैंने इस तरह किया, थोड़ा सा इस तरह एंगल कर लेंगे तो आपका एक और मसल एक्टिवेट हो जाए। थोड़ी सी मूवमेंट ये करेंगे तो तीसरा मसल एक्टिवेट होगा। कभी कभी हम इसलिए नहीं करते कि होना कोई और मसल हिट हो जाए। नहीं, ये थोड़े थोड़े डिपेंड, ये तो इसीलिए हम गाइड नहीं करते हैं ना, क्योंकि सम टाइम किसी को कोई कंडीशन हो सर्वाइकल रिलेटेड और ये वो पोस्चर्स करें थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट मूव, बट मतलब कैसे मुमकिन है कि जो उल्टे हाथ का दर्द वो स्ट्रेच है वो इतना ज्यादा मुझे नहीं फील हो रहा, पर मुझे राइट का बहुत फील हुआ है। वो राइट का है कि आपकी फोर्स जरा राइट हैंड की फोर्स, आप राइट हैंडेड है तो आपकी फोर्स का भी इफेक्ट होता है। मैं लेफ्ट हैंड से जब प्रेस कर रहा हूँ ना तो आपकी वो साइड ज्यादा शॉर्ट ज्यादा शॉर्ट है, इसलिए आपको कॉलर है मेरे ख्याल से हमारे साथ। मिसेस उमैर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप दोनों माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से बात करनी है मुझे। जी डॉक्टर साहब से बात करें। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था, मेरी 9th मंथ की बेटी है ना, तो उसकी कमर पे फोड़ा था, उसका हमने ऑपरेट करवाया है, तो वो नीचे वाली मतलब साइड उसकी नहीं काम करती ना, मतलब लेग्स वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं हिलाती। ओके ओके। तो थेरेपी से उसका कुछ हो सकता है? इतना साफ भी नहीं संभालती वो अपना। जो मुझे समझ आ रहा है उसके पानी था। ओके ओके। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। हाँ, नहीं स्पाइना बाइफिडा मुझे अपेरेंटली लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। इसके लिए भी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं। समटाइम्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्यूड कर जाती है, जिस तरह इनके बेबी का केस है, छोटी सी बच्ची है और स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्यूड कर जाती है, उसकी सर्जरी तो हो जाती है, मतलब डिपेंड करता है केस टू केस। लेकिन जिस तरह ये कह रही है ऑपरेशन हो गया, सर में भी पानी है, तो वो CSF का भी प्रॉब्लम होता है। तो इन कंडीशंस में ये होता है कि आपका जो सैक्रल प्लेक्सस है वो कंप्रेस हो जाता है, जो लोअर लेवल के ऊपर आपका जो लंबर प्लेक्सस है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोअर लिम्ब की सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें भी देखें, कॉल के ऊपर मैं इतना नहीं गाइड कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आप बिल्कुल जाएं अपने नियर बाय किसी न्यूरो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास और उनको रीअसेस करवाएं अपनी बेबी को फॉर द रिफ्लेक्सेस। ठीक है, वो चेक करेंगे कि अभी रिफ्लेक्सेस कितने अवेलेबल हैं जिनको हम रेजिड्यू कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम ना वेस्ट करें। जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करती जाएंगी, इधर उधर जाती जाएंगी, तो उतना ही ज़्यादा बच्चे का वो इंजरी जो है आपकी वो उतनी ज़्यादा अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं यूजुअली तो वो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे भी हैं, बट ये है कि शायद वो आप लोग यही करते हैं कि जाते हैं वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, बढ़ा दूँ और बढ़ा दूँ और बढ़ा दूँ, ये करके और कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आप घर चले जाएं। तो मैंने कहा मैं मशीन ही खरीद लेता हूँ, फिर मैं इलेक्ट्रोड्स लगा के तो मैं उसको करके फिर चला जाया करूँगा। एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिलेट करती हैं माल प्रैक्टिस के साथ। ऐसे फिजिकल थेरेपिस्ट जिनके पास स्किल नहीं है, सॉरी टू से, बट जिनके पास स्किल नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, या जिनके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, वो ये लोग करते हैं कि 2-3 मशीनें खरीदी। मैंने डिग्री वालों को भी देखा है जो पढ़ा भी रहे हैं। माल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी एक टेक्निक है, एक पूरी साइंस है। ये ऐसे नहीं है कि आप आए, करंट लगाया, हॉट पैक लगाया, पेशेंट को भेज दिया। नो, अब जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में मिनिमम यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रोथेरेपी का। ये हमारी एक डोमेन है जिसमें हम फिजिकल मैन्योर्स को इसको कोहेसिव ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें फिजिकल मैन्योर्स को हम मशीन के साथ कम्बिनेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या होता है, मोस्टली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम मशीन लगाया और इतने पूरा दिन इतने पेशेंट्स होते हैं तो लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो ये गलत करते हैं लोग, इसीलिए पेशेंट आखिर में ही इज सिक ऑफ दिस और कहता है ये क्या है, मुझे बता दो, मैं ही खरीद लेता हूँ। तो और अगर उनसे कह दो एक्सरसाइज करा दो, करेंगे नो, दिस इज ट्रूली अ माल प्रैक्टिस। अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट किसी अच्छे के पास जाएं और कभी आपका मुझे लगता है सारे
यू नो आपका बुरे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ही हुए, सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं। ऐसा नहीं पर अब होता, अच्छा डॉक्टर मुझे ऐसा नहीं होता। इसको यू नो जब एक अच्छा फिजिकल थेरेपिस्ट, आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, मैनुअल थेरेपी इतनी एडवांस हो गई है। अब जैसा मैं हूँ एज ए डॉक्टर, तो मैं बिल्कुल भी, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती जब तक कि मैं मैनुअल एडजस्टमेंट ना करूँ पेशेंट की, या मैनुअल थेरेपी ना करूँ। तो इलेक्ट्रोथेरेपी तो आप कभी भी यू नो हम ऑगमेंट ट्रीटमेंट है जो हमें ऑगमेंट करती है हमारी ट्रीटमेंट, बट इट्स नॉट सोली फिजिकल थेरेपी। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और आप जैसे लोगों से ही हमारा पाला, अल्लाह करे आपकी टाइमिंग भी चेंज हो ताकि मैं भी आ सकूं, यहाँ पे सैटरडे संडे में से किसी दिन हो जाए ताकि हम भी आ सकें। और अल्लाह ताला करे कि हम सब जो है वो हमें बुरे एक्सपीरियंसेस ना हो, हम अच्छे डॉक्टर्स के पास, वेल इक्विप्ड वेल नोन डॉक्टर्स के पास जाएं। और एंड इफ यू वांट टू गो तो अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ पर जा सकती हैं। डॉक्टर अंबर शबीर आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, एंड शी इज़ देयर, और आप उनके पास विजिट कर सकते हैं। और आप बताइएगा कि आपने उन्हें और एक और सुबह में देखा था, तो हो सकता है आपको डिस्काउंट भी मिल जाए वहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपने पिछले वीक भी देखा होगा कि जब रियल एस्टेट की बात करते हैं, हमने शायद आपने प्रोमो में देखा होगा कि बिकॉज वाई वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट इज़, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए था कि जब मार्केट बूम की थी तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा व्हाट इट इज अबाउट, और यूथ ने उस वक्त इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा यार ये क्या ऐसी चीज़ है जिसपे माशा, यार मैं ये बात कर लूँ वैसे कि मतलब एक बंदा जो कल मेरे साथ घूम रहा था, आज वो मेरे साथ पैदल नहीं चल रहा, वो गाड़ी में घूम रहा है, ये क्या बात हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। बट आई मीन कि इतना बूम किया क्योंकि ये इंडस्ट्री खाली पाकिस्तान में शायद थोड़ी लेट आई। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारी इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही थी, एडवांसमेंट हो रही थी, इकोलॉजी को बूस्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि हम बड़ी देर तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर तक आ जाती है, देर के बाद आती है। अगर आप दुबई की बात ले लें, द बिगेस्ट मार्केट एट द मोमेंट अगर आप देखें रियल एस्टेट की, तो दुबई बहुत एक ऐसी है जहाँ पे एडवांसमेंट भी आ रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ बिग मार्केट विद अ बिगर प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। आज हमने इसी तरह के एक मेहमान को दावत दी है जो कि हमें वो कहते हैं राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिनको सारा कुछ पता है क्योंकि उन्होंने शुरुआत तब की जब उन्होंने बड़ी यंग एज में, जब उन्होंने मास्टर्स किया, और मास्टर्स के फ़ौरन बाद उन्होंने रियल एस्टेट की मार्केट को एक्सप्लोर किया, दरवाजे खटखटाए, देखा मार्केट कैसी है, ग्राउंड लेवल से शुरू किया। जब भी वो कहते हैं जिसको सिल्वर स्पून मिलता है हलीमा, उनके लिए एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते, उनको चीज मिलकर हाथ पे दे दी जाती है, उसके बाद जब पॉन्ड में जाते हैं और फिर उनको पता लगता है कि आप क्या होगा। लेकिन जो आते हैं राइट आफ्टर एजुकेशन, और उनकी सिर्फ एक ही फील्ड रहती है, जैसे हम दोनों हैं, अगर अगर हम दूसरी फील्ड्स में होते हैं और हम इसमें ना करते तो आज शायद हम अभी बेहतर नहीं, हम सीख रहे हैं, लेकिन हम इस तरह ना हो सकते। तो अब एक ही फील्ड को लेकर चले और 7, 8, 9 साल अगर आप एक फील्ड को ले चले और फिर करते करते आपकी प्रोग्रेस ऐसी हो कि आज आप सीईओ हो एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो देन दैट्स अ थिंग टू बी नोटिस फॉर। तो लेडीज जेंटलमैन, आज हमारे साथ मौजूद है रिजवान चीमा साहब जो कि मकान सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। सबसे पहले तो जैसे हलीमा ने भी जिक्र किया और मैं भी जिक्र करूंगा, आपका लिबास बहुत खूबसूरत है एंड ब्लैक कैन नेवर गो रॉन्ग। बिल्कुल जी। और जब हमने आपकी सारी वो पढ़ी प्रोफाइल पढ़ी तो उस वक्त लग रहा था जैसे हम किसी बहुत ही मिडिल एज इंसान से मिलने वाले हैं, लेकिन आपको हमें भी ये लगा कि अच्छा इत्तेफाक महसूस हुआ। हमने कहा अभी कोई अंकल आएंगे जो बैठेंगे आपके साथ और उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, यंग लोग जब भी इस फील्ड में आते हैं और उनसे हम इस तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम जब हमने रियल एस्टेट के हवाले से बात की, लोगों का मैसिव रिस्पांस आया और उस पर हमें हुआ कि हमें इसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मसला है। हलीमा, मेरे ख्याल में रिजवान साहब से पहला सवाल अगर इजाज़त आप दें तो हम यही पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट मार्केट में स्टेप इन करना चाहते हैं या अभी स्टेप इन हो चुके हैं, वो इनिशियल लेवल पे, एंट्री लेवल पर है, पर क्योंकि इसमें पेशेंस बड़ा चाहिए होता है, सब्र बड़ा चाहिए होता है, लेकिन मुझे लगता है एक गुर है, क्या आप मानते क्रेडिबिलिटी? सच, अगर आप सच बोल रहे हैं, आपने जो कहा आप उस वक्त डिलीवर कर रहे हैं, आपने जो कहा आप वही दे रहे हैं, आपने जो कहा आप उस पर अमल कर रहे हैं,
तो आप रियल एस्टेटर, आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्या ये बात सच है? एक्चुअली ये बात बिल्कुल सच है। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि जब भी आप रियल एस्टेट में किसी की इन्वेस्टमेंट करवाएं, सबसे पहले आप उन पे एजुकेट करें। एग्जैक्टली आपने दुबई की एग्जांपल दी। अब दुबई की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मीडिया में, आप देख लें लोकल मीडिया में, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट किया कि यार हमारे यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो एजुकेशन थी, वो अवेयरनेस थी फॉर जनरल पब्लिक। आप देखेंगे उसके बाद इंडिया से, रशिया से, चाइना से, पाकिस्तान से, इनफैक्ट पाकिस्तान इज़ द सेकंड कंट्री जिनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है दुबई में, पाकिस्तानीज़ की। अब जब भी किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाएं तो आप उनको एजुकेट जब करते हैं ना कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, दिस इज़ द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, दिस इज़ द टाइम यू विल इन्वेस्ट फॉर, और दिस इज़ द रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट फॉर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। अब जब उन्हें प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं पहले एडवांस में, तो डेफिनेटली जो भी कस्टमर बेस होती है, जो भी क्लाइंटल बेस्ड होती है, वो इस चीज़ से एक्चुअली फिजिकल लाइफ में जब वो चीज़ें एक्चुअली उसी तरह होती हैं जिस तरह आपने कहा होता है, आपने उन्हें एजुकेट किया होता है। इट कुड गो रॉन्ग इन सम टाइम्स, मतलब सब कुछ सही नहीं हो सकता हमेशा, लेकिन कुछ केसेस में जब गलत भी हो जाए तो उस क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होती है, उस कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होती है कि वो अवेयर है। यस, हिस इंडिविजुअल ने मुझे गाइड प्रॉपरली किया था, मुझे प्रॉपरली एजुकेट किया था, उसके प्रोज एंड कॉन्स का एडवांस में बताया था, आई टुक द रिस्क। ठीक है। तो इस चीज़ से रियल इस्टेट में जब फ्यूचर में लोग, आप ये प्रोग्राम के मीडियम से डिफरेंट लोग रियल इस्टेट में भी काम कर रहे हैं, वो स्टेप इन करेंगे, तो अपना फोकस जो है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी, मेकिंग मतलब आपने इंटेग्रिटी की बात की कि मेक इट इंटेग्रिटीफुल, मतलब आप इंडिविजुअल जिसकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो वो आपकी इंटेग्रिटी पर डाउट ना करे, वो कहे यार कि हाँ इस इंडिविजुअल ने मुझे सारा गाइड किया था, जो कुछ गलत हुआ है वो मेरे अपने डिसीजन की वजह से हुआ है, जो कुछ सही हुआ है वो मेरे अपने डिसीजन की वजह से हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अच्छा रिजवान साहब, बहुत सारे हम ये देखते हैं कि सोसाइटीज़ जब बनती हैं या बनना शुरू होती हैं तो वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कम पैसों पे वो आपको फ़ाइल दे रहे होते हैं और आपको कह रहे होते हैं कि प्लीज़ खुदारा हमसे प्लॉट ख़रीद लें प्लीज़ इस तरह, लेकिन उनके बारे में क्या सराहियाँ शुरू हो जाती हैं, ये तो ठीक नहीं है, इनका ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये लैंड आपको कभी मिलेगी ही नहीं, इसके ऊपर 10 लोग आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप नहीं खरीदते हो। फिर जब वो सोसाइटी डेवलप हो जाती है तो वो जो प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपए का दे रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं 20 करोड़ रुपए का खरीदो हमसे। तो फिर आप कहते हो कि यार ये क्या, मुझे जिन्होंने गाइड किया वो गलत गाइड किया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप ये सोचो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन सा वो बंदा है जिससे आपको जाके मशवरा लेना चाहिए ताकि वो आपको सही ग्राउंड रियलिटीज़ वाला मशवरा दे, काना सुनी वाला नहीं कि हाँ ये सोसाइटी सही नहीं है या इस तरह, और फिर बाद में आपको पछतावा हो कि मुझे ले लेना चाहिए था उस टाइम पे। एक्चुअली इस केस में ना अब 3 इंडिविजुअल्स हैं या 3 आप कह लें एंटिटीज़ हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 इज डेवलपर एंड नंबर 3 इज द मिडिल मैन हु इज गाइडिंग फॉर दैट एजेंट। ठीक है, एजेंट। अब गवर्नमेंट की तरफ से पहला रूल ये होना चाहिए, मेरा ख्याल है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि आप दुबई देखते हैं ना, दुबई में हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, सिक्योरली होती है, सबसे सेफ्टी होती है इन्वेस्टमेंट की, लोगों को कोई उसमें उनके साथ कोई 2 नंबरी नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं होता। रीज़न कि गवर्नमेंट डेवलपर के साथ मिलकर एक एस्क्रो अकाउंट क्रिएट करती है। ठीक है, कि जिसमें आप जो भी इंडिविजुअल, लेट से आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप जब पैसे जमा करवाएंगे उस अकाउंट में तो गवर्नमेंट को पता होगा कि इस डेवलपर के अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, तो आपके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे मैंने एग्जांपल दी कि सोसाइटीज़ डेली बेस पे लॉन्च होती हैं, सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, उसमें कोई नंबर ऑफ प्लॉट्स डिसाइडेड नहीं होता। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक बॉडी बनानी चाहिए जिस पे गवर्नमेंट, जिस दुबई ने बॉडी बनाई हुई है, एक रेगुलर अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट करवाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक सोसाइटी है, लेट से उसमें प्लॉट्स की जगह 1000 एग्जाम्पल के तौर पर, तो गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर दे कि इसमें 1000 प्लॉट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब 1000 लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1000 लोगों की इन्वेस्टमेंट से वो जब डेवलप होती है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ऑथेंटिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास ज़मीन है 1000 प्लॉट की, आपने बेचा हुआ है 1 लाख प्लॉट या 2 लाख प्लॉट, यू कांट जस्टिफाई द मीन्स। आपको हर इंडिविजुअल को पैसा अच्छा लगता है, जब डेवलपर को पैसा रेगुलरली आ रहा होता है किसी भी मीडियम से, वो क्लाइंटल से हो, वो एजेंट से हो, किसी से पैसा आ रहा होता है, वो इस चीज़ को ओपन नहीं करते। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप किसी सोसाइटी को एनओसी दें, एनओसी के साथ उसके स्पेसिफिक प्लॉट्स की ऑब्जर्वेशन भी दें कि आपके पास इतने प्लॉट्स हैं। उस केस में जब आपने एग्जांपल दी कि प्लॉट 1 करोड़ का था 10 करोड़ का हो गया, बाद में महंगा हो गया, वो सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब वो ऑथेंटिकली डेवलप हुई हो। हमारे यहाँ एक चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं कि सोसाइटीज़, अब इस्लामाबाद पिंडी में देख लें, फ्रॉम द लास्ट 5 years आप देख लें अप्रॉक्सीमेट 90% सोसाइटीज़ जो आई हैं वो कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसा ही, ऐसा ही। 10% हालांकि पहुंच हम लाहौर तक गए। Yes. हम इस्लामाबाद लाहौर को हम टच करने लगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, अक्रॉस पाकिस्तान ये चीज़ है कि अब
जो बीच में 10% जिन्होंने डिलीवर किया ना, वो इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पे डिलीवर किया है। देयर आर बिग नेम्स, ठीक है, जिन्होंने डिलीवर किया है जस्ट बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी यार कि हमारा पास 30 इयर्स का, 40 इयर्स का, 50 इयर्स का रिकॉर्ड है, तो हम रिकॉर्ड को एक प्रोजेक्ट के पीछे खराब नहीं कर सकते। अच्छा रिजवान भाई, आप लोगों की वजह से एक बड़ा जो रियल एस्टेटर्स हैं, आप लोग जो मार्केट लीडर्स हैं, आप लोगों की वजह से एक बड़ा अच्छा काम हुआ है उस मिडिल क्लास लोगों के लिए जो घर नहीं अफोर्ड कर सकते, जिन्हें सिर्फ किराया दे सकते, उनके लिए आपने कहा ये किराया दे दो इंस्टॉलमेंट्स में और अपना प्लॉट ले लो और साथ साथ घर बनाओ। ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है यकीनन, अगर कोई भी अपना प्लॉट लेता है। लेकिन हलीमा वाली बात भी दुरुस्त है कि मैं डरता हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैंने तो थोड़ा सा पैसा जमा किया, अगर मैंने वो भी दे दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो रिजवान चीमा साहब क्या कहते हैं, क्योंकि आपने 7 साल मार्केट की छानी है, क्योंकि आपने कहा मैं जॉब से शुरू की है, तो आपने ग्राउंड रियलिटीज देखी, आपने हर दरवाजा खटखटाया होगा, आपको पता चल गया होगा कि वो 5-6 चीजें क्या देखनी। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, जो आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल क्लाइंट है, वो भी डरता है कि अगर भेज दिया ये रेमिटेंस वहां पर, ये पैसे वहां भेज दिए, तो क्या वो प्लॉट होगा नहीं होगा। फिर दूसरी एक और बात है, थोड़ा सा लंबा सवाल है कि अब मैंने देख लिया, आपने कह दिया जी एनओसी देखें, मैंने एनओसी वेबसाइट भी देख ली, एनओसी है मौजूद है, लेकिन वो है 1000 प्लॉटों की, मुझे उन्होंने 1001वां प्लॉट दे दिया जिसकी अभी एनओसी कबूल होनी है, मैं तो फंस गया। मुझे बताएं रिजवान चीमा साहब क्या कहते हैं, अगर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, वो 4-5 चीज़ें क्या देखूं, अगर वो ठीक है तो मैं उसकी तरफ जा सकता हूं। यकीनन कोई लिख के नहीं दे सकता, लेकिन 4-5 चीज़ें सरसरी सी क्या हैं जो देखकर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। सबसे पहला चीज़ देखिए ना कि आपका जिस जगह प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसका डेवलपर कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, पहला रूल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से रिलेट करता हूँ। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी सर। जी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिड 70s मिड 80s में था 4,50,000 का, आज वो प्रोडक्ट 50 करोड़ का है। आपने देखा बिल्डिंग्स वहाँ बन रही थी जहाँ पे अलाउड भी नहीं था, लेकिन कुछ बड़े माफियाज ने करा ली। मैं खाली इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं कराची और लाहौर की बात कर रहा हूँ। आपने वहाँ पर बिल्डिंग्स देखी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे तो बिल्डिंग जिंदगी में कभी बन नहीं सकती, लेकिन आपने रेत में बिल्डिंग बना दी। ठीक है, आप उसके बाद दरिया का पानी नीचे ही है अभी, ठीक है, वो आपको नीचे से हिलाता भी है कभी कभी, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो सर ये इसकी रेगुलेटर, आपने बड़ी प्यारी बात की स्टार्टिंग में कि देयर शुड बी अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं हो जिसके लिए रूल सबके लिए बराबर हो। एक्चुअली अब इस बात का भी डिफरेंस 2 पॉइंट से आता है। मिड 80s में हमारी आबादी थी पाकिस्तान की 10 करोड़ जी, 100 मिलियन। आज ऑफिशियल नंबर्स हैं पाकिस्तान के अराउंड 25 करोड़। ठीक है, अब आपका देखें कि 1947 से लेके 80s तक आपकी मुश्किल से 10 करोड़ लोग होते। अभी 80 से लेके 2023 तक आपकी आबादी 25 करोड़ है। ये आबादी अगर 2040 में देखें तो ये 50 करोड़ होगी। ठीक है, यहाँ 45 या 50 तक ये 50 करोड़ का नंबर होगा पाकिस्तान का, सिर्फ मैं लोकल बात कर रहा हूँ। अब देखें 50 करोड़ लोग या 500 मिलियन लोग एक मुल्क में रहते हो, तो उनको पाकिस्तान की टोटल आबादी के बाद आई थिंक 10% के पास घर हैं, बाकी रेंट्स पे या डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की अकोमोडेशन में रहते हैं। अभी जब इतना ज़रा बड़ा स्केल आएगा, मैसिव स्केलिंग पे आपकी आबादी का फ्लो आएगा, तो आपको उसी स्केल पे गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट की पाकिस्तान में एक ही सिटी प्लान है, दैट इज़ इस्लामाबाद। अब मैं अपने सेकंड पॉइंट, द ओनली सिटी ऑफिशियली प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ इस्लामाबाद। अभी आपने रिलेट की बात को कि आपने पूरे मुल्क में जिस तरह कटाई हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, मुल्तान में हुई थी, मतलब हर तरफ होती है। इसमें अब डिफरेंस आता है 2 चीज़ों पे। एक आपकी ग्रीन जोन्स हैं, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, ये जो एरियाज़ हैं ये आपके एग्रीकल्चर हब हैं, ये पाकिस्तान को पालते हैं। बिल्कुल, ठीक है, दुरुस्त बात। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अब देखें तो ग्रीन जोन्स में कोई सोसाइटी का एनओसी या कोई सोसाइटी शुरू करेगा बंदा इंडिविजुअल, तो उसको गवर्नमेंट से एनओसी चाहिए होगा। गवर्नमेंट ग्रीन जोन्स पे एनओसी नहीं देती अनटिल और अनलेस यूर मोस्ट पावरफुल पर्सन। आपकी गवर्नमेंट में लॉबिंग बहुत अच्छी है या डिफरेंट काम है, आप एनओसी नहीं ले सकते। अब फ्लडिंग का खतरा सिर्फ वहाँ पे आ सकता है कि जब आपने ग्रीन जोन को यूज़ किया। अब ब्राउन जोन है जैसे बंजर ज़मीन, इस्लामाबाद पिंडी देखें तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आपके पास ग्रीन जोन्स बहुत कम है, आपके पास ब्राउन जोन्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी काश्तकारी नहीं हो सकती। मैंने यूब खान मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, तो ये कोर पॉइंट था कि इस्लामाबाद को एक मेट्रोपॉलिटन बना सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में हम जो ज़मीन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपकी जो स्पेसिफिकली जो आपके फीडिंग सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, मतलब 25 करोड़ लोगों को जो शहर पालते हैं, अब उनमें सिर्फ बायलॉज को सख्त कर दें तो आई थिंक अर्बन फ्लडिंग जो है ये बिल्कुल एक ना होने के बराबर प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट टू कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हों कि उस ग्रीन जोनिंग को आप छेड़ ना सकें।
कोई भी इंडिविजुअल रिजवान भी, लेकिन ग्रीन जोन के अलावा भी हम लोग देखते हैं कि नाले की जगह छोड़ी हुई होती है, बहुत सारी ऐसी जगह छोड़ी हुई होती हैं। जब मैं ये बात कर रही हूँ, जब सोसाइटी डिज़ाइन होती है तब वो जगह उन्होंने छोड़ी हुई होती है। फिर हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी सी जगह होती है जिसको हम सोसाइटीज़ खूबसूरत भी बनाती है, रिवर व्यू पॉइंट फलाना नाम रख के कर देते हैं हम उसको। फिर क्या करते हैं, हम उस नाले की भराई करते हैं, उस पर बनाते हैं हम लंबी लंबी बिल्डिंग। वो नाला जो बड़ा था, जिसने इतनी बड़ी सोसाइटी का पानी का मसला हल करना था, वो करते 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 एक नाली बन जाती है, इतनी सी रह जाती है। फिर उस पानी ने कहीं ना कहीं से तो अपनी जगह निकालनी है ना, फिर तो वो निकलेगा। जब वो निकलेगा तो वो लोगों के घरों में भी आएगा, सब चीज़ें भी ख़राब होंगी। फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने जब आपको NOC दी, गवर्नमेंट ने जब आपको अलाउ किया, तो आपके पास इतनी बड़ी जगह थी। अब प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना आके तो नहीं देखेगा ना कि आप उन बाय लॉज पे अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे। अब ये तो उनका काम नहीं है ना, ये तो आपकी अपनी भी थोड़ी सी अखलाकियात आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती। हम ये क्यों करते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जब डिजाइन होती है तो वो चीजें होती हैं। Then comes the point, you're right, but then comes the point of regulatory authorities कि वहां पर वो उनका चेक एंड बैलेंस, क्योंकि देखिए बाहर मुल्क में भी जाएं, अगर आप वहां पे भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज फाइन चीजें हटा दें, लिटरली आप माने वो सब कॉन्टिनेंट की तरह हरकतें करेंगे। एग्जैक्ट, उससे बुरी करेंगे। इससे मैंने फर्स्ट जब स्टार्ट हुई थी बात, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कि गवर्नमेंट बॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्राइवेट बॉडी, कोई भी इंडिविजुअल है, प्राइवेट डेवलपर्स आर बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स, ठीक है, दे कैन बाय एनीवन, वो बात नहीं है। द थिंग इज कि अगर गवर्नमेंट बॉडी इतनी स्ट्रांग हो, जिसका इतना होल्ड हो, ये बाय लॉज को फॉलो करवाने के जो LOP दिया जाता है, लेआउट प्लान दिया जाता है, सब्जेक्ट टू जो एरिया आपने डेवलप किया है उसको फॉलो करवाएं, और मोस्टली फॉलो होता है। देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। आपने कराची में प्लेन क्रैश का इंसिडेंट सुना होगा कि आबादी के बिल्कुल साथ एयरपोर्ट है, आबादी के अंदर एयरपोर्ट है। दुनिया में एक रूल्स एंड रेगुलेशन की एक पॉलिसी है। अब UK में जाएं, आपको जहाँ पे एयरपोर्ट मिलेगा ना, वहाँ कुछ भी उसके आसपास जो प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट वुड बी द चीपेस्ट प्रॉपर्टी। इफ समवन बाय दैट प्रॉपर्टी, लेट्स सर हमारे तो ऐड में लिखा हुआ होता है कि एयरपोर्ट सिर्फ 1 मिनट दूर, एयरपोर्ट से 5 मिनट की ड्राइव पे ये आलीशान आपको जो है ना बंगला मिलेगा। इस चीज की कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, आप G20 देख लें, G20 मतलब टॉप 20 कंट्रीज देख लें इकोनॉमिकली, उनमें जहाँ एयरपोर्ट होगा वो मेक श्योर करेंगे उस एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी कोई बाय ना करे। लोग, मैं आपको कहूँगा, आप मेरे से लड़से मेरा फ्रेंड हैं, कोलीग हैं, भाई हैं, मैं कहूँगा वहाँ ना बाय करें कि वहाँ शोर आएगा, देयर इज अ कंसर्न, शोर आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ को कंसिडर किया ही नहीं जाता। नॉइज पोल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन, ठीक है, क्योंकि हम तो हर वक्त उसमें रह रहे हैं ना, पोल्यूशन इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर एनीवन। अब आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज में जाके एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी सस्ती है, शहरों के अंदर महंगी है प्रॉपर्टीज, ठीक है, जहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट आपको मिलेगा लेट्स से एक प्राइस पे, एयरपोर्ट के पास आपको लग्जरी विला मिल जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में रिवर्स है, पाकिस्तान में सेंटर सिटी प्रॉपर्टीज या आसपास जो एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी, दैट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। आप न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास जाएं, जो कनाल का प्लॉट लॉन्चिंग से पहले 5-6 लाख रुपए का था मिड 2011 तक, आज वो प्लॉट 3 करोड़ का है, ठीक है। मिड 2011 एक प्रॉपर्टी थी आपकी 6 लाख रुपए की, जो आपकी नेगेटिव पे थी, माइनस में थी, लोग को बाय नहीं करते थे वहाँ पे, लोग कहते थे यार दफ़ा करो। एयरपोर्ट तब ऑपरेशनल नहीं हुआ था। द डे एयरपोर्ट गॉट ऑपरेशनल, आप वही प्रॉपर्टी आपकी 30 मिलियन की होगी। रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट ने कनेक्टिविटी दी ना, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपने कश्मीर हाईवे को एक्सेस दे दी, मेट्रो को कनेक्टिविटी दी। हालांकि रिजवान भाई वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में एयरपोर्ट नहीं जाना, उन्होंने जाना कहीं पे भी नहीं है। अल्लाह माफ करे, मेरी तरह उनकी गुर्बत के हालात है, उन्होंने जाना और वो कहते हैं हम माशाल्लाह एयरपोर्ट के पास है। और आपने जाना किधर है, गुजरांवाला, ज्यादा से ज्यादा किसी फैमिली मेंबर को रिसीव करने चले जाएंगे मैक्सिमम, और वो भी कोई 5 साल बाद उनका कोई वो UK गया हुआ होगा, जो कि लिटरली वीजा से वर्क लिया होगा और वापस नहीं आया होगा उसके बाद, सिर्फ वो बेचारे उसको लेने के लिए 5 साल एक बंदे के लेने के लिए आपने इतना महंगा प्लॉट खरीद लिए। किस वजह से एक और बड़े मजे की बात खरीदा होगा ना जब सस्ता होगा, अब तो बिक भी जाए तो एक और बड़े मजे की बात होती है, मुझे बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट लगती है, जो कि उसमें वो ये लिख देते हैं कि जी माशाल्लाह ये फैज़ाबाद से और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ये 15 मिनट के फासले पे। आप यकीन माने, मैंने कहा मैं थोड़ा फारिग हूँ, जिंदगी में काम नहीं है, मैंने कहा चलो चलते हैं सोसाइटी में। मैंने फिर 15 मिनट देखे कि यकीन माने 1.5 घंटे में पहुंचूं, और मैंने कहा मैं पूछूं भाई कौन सी गाड़ी, क्या आप जेट पे आएंगे 15 मिनट यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे? एंड देन दिस फॉल्स, आप एंडोर्समेंट करते हैं, आप कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाकर एंडोर्स करवाकर आप ऐसे कर देते हैं, वो बेचारे ओवरसीज वाले भी कर देते हैं। अब आपसे अगला सवाल जो मैंने पूछना है, उसके बाद ब्रेक लेंगे, वो सवाल ये है, फिर मैं वापस आके आपसे जवाब लूंगा। सवाल ये कि कोई सोसाइटी है, एक सोसाइटी का एनालिसिस में क्या करूं कि ये सोसाइटी बेस्ट फॉर लिविंग है,
आप शायद मेरी बात समझ के होंगे कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे देखनी चाहिए कि अगर इस सोसाइटी में ये चीज़ है तो मैं रह लूँगा। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ अभी पाकिस्तान में भी हैं जिसमें मैंने बहुत सारी बेहतरीन बिल्डिंग्स देखी हैं कि उनके पास अच्छी चीज़ें आप वहाँ पे ले सकते हैं। इसका जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अपना घर हो और प्यारा घर हो और वो अपना ही रहे सारी ज़िंदगी, उसमें किसी और को आपने 5 मिनट के लिए भी रुकने नहीं देना, क्योंकि अभी हलीमा जो अगला सवाल पूछेंगे वो ऐसा ही है। तो कोई भी अगर करीब से भी हो, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए रिजवान भाई कि वो रहने के काबिल है, कि डिस्टेंस देखूं, फैसिलिटीज़ देखूं, एयरपोर्ट से कितना दूर होना चाहिए, जहाज़ मेरे घर से ऊपर से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा, ताकि मेहमानों को बता सकूं ये आवाज़ देख रहे हैं जहाज़ गुजर रहा है हमारे, आपका नहीं है, एयरलाइन का जो गुजर रहा है। तो क्या क्या होनी चाहिए फैसिलिटीज़? आइडियली तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो होनी चाहिए कि पाकिस्तान में ना वर्टिकल लिविंग को प्रमोट किया जाना चाहिए कि आपकी वर्टिकल लिविंग से बाद एक बिल्डिंग है जिसमें सब कुछ आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपकी वो बिल्डिंग जो होगी वो सेंटर सिटी में होगी। सेंटर सिटी में बिल्डिंग है तो आपकी बिल्डिंग के अंदर ही आपकी जो जिम भी है, आपकी सारी चीज़ें हैं। मोस्टली आमतौर पे बाहर के मुल्कों में देखें तो उसी बिल्डिंग के अंदर स्कूल्स भी होते हैं, हर चीज़ अंदर होती है बिल्डिंग के। किंडरगार्टन और वो भी होता है जो सब कुछ अवेलेबल होता है। बच्चे किस में छोड़ के जाते हैं आप? डे केयर, प्री स्कूल, डे केयर सब कुछ होता है वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि वर्टिकल लिविंग का कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, माँ सिवाय कराची, हैदराबाद के, सिंध के इस पार्ट के अलावा पाकिस्तान में वर्टिकल लिविंग इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। पंजाब की और केपीके के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अपार्टमेंट लें। वो कॉन्सेप्ट है ज़मीन अपनी, छत अपनी, जमींदारी का सिस्टम उनके अभी तक दिमागों से निकला नहीं है। बिल्डिंग बने वो ज़मीन मेरी हो, बिल्कुल ऐसे ही। अभी पाकिस्तान ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहा है सारे सिटीज़ इस्लामाबाद में ना। मैं पहले आपकी बात तो मैंने एग्जांपल दी थी कि 2005 में इस्लामाबाद था फैज़ाबाद पे, 2010 में आ गया खन्नापुल तक, 2015-20 तक आ गया आपका रवात तक। बाय 2030 यूल सी कि गुजर खान भी आपके इस्लामाबाद के अंदर आ जाएगा। इस साइड से आप टेक्सला का सिटी अप्रॉक्सीमेट अंदर आ चुका है इस्लामाबाद के, ये मार्गल एवेन्यू बनने के बाद। लाइक टेक्सला इज 5 मिनट्स अवे टोटल। बिल्कुल ऐसे ही। अभी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट देख लें कितना वर्टिकल एक्सपेंड कर गया। हाँ, सोसाइटी में होना क्या चाहिए कि जिससे आप कह सकें कि यार माई लाइफ इज़ परफेक्ट। नंबर 1 कि मेरी डेली लाइफ है ना, जो जहाँ पे मेरे रूटीन की सबसे पहली नेसेसिटी है दैट इज़ द एजुकेशन फॉर माई किड्स। पहले बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस हों, अच्छे स्कूल्स हों, पहली प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी उन्हीं बच्चों के लिए ग्राउंड्स हों, उन्हीं बच्चों के लिए आप ऐसे देखें कि डिफरेंट क्रिकेट ग्राउंड्स हों, फुटबॉल ग्राउंड्स हों, जॉगिंग ट्रैक्स हो, बुजुर्गों के लिए पार्क्स हों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका कि अगर आपने लेट्स से हॉरिजॉन्टली लिविंग में जाना है तो आपके पास ये अम्यूनिटीज़ जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हों ये मस्ट हों। नंबर 3 कि उससे आपकी जो नियर बाय हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स हैं और आपकी एजुकेशन की प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्टेंस कितना है उनका। फॉर एग्जांपल एक जगह आपने सोसाइटी में प्लॉट ले लिया, वो सोसाइटी लेट्स से इस्लामाबाद से 1.5 घंटा दूर है। आपके लेट्स से किसी फैमिली में किसी को भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है रिगार्डिंग द हेल्थ इशू, तो आप जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेके आएंगे वुड बी एक्सपायर्ड। दैट्स ट्रू। ठीक है, दैट इज़ टोटली नॉनसेंस ना कि कैसी जगह रह रहे हैं कि जो आपके सेंटर सिटी हॉस्पिटल से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। ऐसी जगह पे हों कि जहाँ पे आपकी पहली चीज़ एजुकेशन, सेकंड हेल्थ, ये जो आपकी मैंने ग्राउंड से एग्जांपल दी है। थर्ड कि आपके पास वो ऐसा एरिया हो कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स जो की पॉइंट्स दो। हायर एजुकेशन के लिए देखें कि आप देखें मोस्टली शहरों में क्या पाकिस्तान में होता है कि नर्स एक कोने पे है, लोग दूसरे कोने से इस्लामाबाद से पढ़ने आते हैं सुबह 2 घंटे लगा के। 2 घंटे क्लास है, 2 घंटे लगा के आए, 2 घंटे लगा के वापस चले गए। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा। मैं तो फौत हो जाऊँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। आपने वर्टिकल लिविंग की बात की, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैं अगर जहाँ पे भी ले रहा हूँ कॉलर भी लेने लगा, मैं से कह रहा हूँ जैसे अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ वर्टिकल लिविंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वो तो हो जानी है, वर्टिकल लिविंग हो जानी है। 5 साल दे दें आप उसको, वहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है। पर आसिया की कॉल लेते हैं अगर आपकी जात हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आसिया जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हूँ। बहुत नाइस है आप। बहुत शुक्रिया। बाजी कैसी है? बाजी तो नाइस है, बाजी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ठीक है, और मैं ज्यादा अच्छा हूँ? उनकी बात आप भी अच्छे, उनकी बात करने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज प्रोग्राम देखती हूँ।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह को अगर टाइम ना मिले तो शाम जरूर देखती हूँ रात को। ये बहुत अच्छा करती है। इससे फाका हुआ है कोई आपको? जी नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा इससे फाका हुआ है आपको, तबीयत ठीक रह रही है आपकी, खुश रहती है आप इसके लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं खुश। फिर आप सुबह दोपहर शाम देखें, आपको अफाका होगा और पानी के साथ देखना है आपने, रात को दूध के साथ। जी क्या कहेंगी? बाजी से कहूँगी कि आप बहुत नाइस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। चले ख्याल रखें आप अपना, सलामत। आपको दुआ में आप भी हमें दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। मैंने रखेंगे। सवाल पूछना जी आप प्लीज पूछिए। यार मेरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने सही तरह से जवाब देना उसका। पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी पे अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो 7 से 8 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी प्रॉपर्टी पे मैं कब्जा कर लेती हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुझे नहीं निकाल सकती वहाँ से, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी की इतने अरसे से केयर कर रही हूँ। मैं उनको जाके बताऊँगी कि मैंने इस पर इतना पैसा खर्च किया, ये वो फलाना ढमकाना, आप मुझे वो पैसा पे कर दें, मैं निकल जाती हूँ। लेकिन बाय फोर्स या बाय लॉ आप मुझे उससे नहीं निकाल सकते। अदर देन दैट आप दूसरे हथकंडों पे चले जाए, उसके अलावा आप मुझे नहीं निकाल सकते। तो जो हमारे बाहर लोग बैठे हुए हैं वो ये सोचते हैं कि हम इतने साल में नहीं आया जाता, उनसे रोज़ रोज़ तो नहीं आया जाता, हम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे और कल को हमारे साथ ये हो जाता है तो हमारे लिए तो प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ भी मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे? हम तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने भी रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, वो बेचारे क्या करें? एक कहावत है, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, कि जब आपके पास पावर होती है ना तो आप कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है? जो मर्ज़ी कर लें, हर चीज़ आपको माफ़ होती है। जो बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है, बाय लॉ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कानून है कि फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल ने वहाँ से अगर 25 साल से रहता आ रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी से आप उसे कहते हैं वैक्यूएट करें, या 10 ईयर्स 15 ईयर्स का टाइम भी है, इवैक्यूएट करें, वो आगे से जाके अदालत से स्टे ले लेगा, ठीक है? टेनेंट के पास ये राइट होता है अदालत से स्टे मिल जाए। अब वो स्टे के बाद केस अगले 20-25 साल चलता रहेगा, तो आपकी प्रॉपर्टी 30-35 साल आपके पास तो नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपने उससे वो प्रॉपर्टी वेकेट करवानी है, किसी तरह आपने खाली करवानी है प्रॉपर्टी, तो आपको बाय हुक और बाय क्रोक, ठीक है, यानी कि आप फोर्सफुली जाएं तो आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ये लॉ जो फॉलो करें, ये अंग्रेज़ जब जाहिर बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब उन्होंने लॉज बनाए थे कि हाँ किसी की प्रॉपर्टी चले गए, लॉ छोड़ के कोई निकाल नहीं सकता, ये है वो है। अब वो खुद चले गए, लॉ छोड़ के अपना, और वो लॉ आज तक हम पे इम्प्लीकेट है कि हम अभी तक जो लॉ फॉलो कर रहे हैं वो अभी हमारा लॉ नहीं है, हमने वहाँ से कॉपी किया हुआ जैसे वो छोड़ गए थे। हालांकि उनके अपने कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है, अपने कंट्री में ऐसा उन्होंने छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा। जैसे हमारा सिस्टम है ना, हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आपका ब्रोक्रेसी का सिस्टम देख लें, आपके सेक्रेटरीट का सिस्टम देख लें, आपकी जो पटवार खाना, आपकी ज़मीनों का इंतकाल, मुंतकिली, ये सारे सिस्टम देख लें तो वहीं से रेप्लिकेट हो रहे हैं, वही चलते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम जितने भी लोग होते हैं हम उस वक्त ले रहे होते हैं जब कहते हैं रेट ऊपर जाता जा रहा है, ले लो इससे पहले और ऊपर चला जाए। लेकिन मुझे जो जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, आप तो इस ग्राउंड लेवल पे खेलते हैं, ग्राउंड लेवल पे देखते हैं आप क्या करते हैं, खेलने से मेरी मुराद अच्छा खेलने वाला है। तो अगर आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ज़मीन को उस वक्त लेना चाहिए जब रेट डाउन है, जब एक स्टैचू है, अभी नहीं चेंज हो रहे, अगर आप उस वक्त ले लें, क्योंकि इवेंचुअली ज़मीन, गाड़ी, ये कमोडिटीज़ ऐसी हैं, इनका रेट बढ़ना ही होता है, रिवर्सल बहुत कम आता है। इट्स वेरी रेयर कि इसका रिवर्सल आए, स्टैटिक हो जाता है, रिवर्सल बड़ा कम होता है लेकिन बड़ा रेयर होता है। तो आपसे ये पूछना था कि जितने ओवरसीज देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं एट द मोमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से रेट स्टैटिक पे है, तो क्या दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? एक्चुअली दिस इज द मोस्ट परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट प्रैक्टिकली। मैं आपको ना 2-3 इंडिकेटर्स बताता हूँ जिससे आपको यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा पॉइंट क्या है। जी। आज आपको पता है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेट, 100 इंडेक्स कितने पे है? दैट इज 60,500 पॉइंट्स, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जी, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, ये इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ गोइंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में स्टॉक एक्सचेंज ने कभी इस पॉइंट को टच नहीं किया, फर्स्ट टाइम टच किया। मैं जितना मर्जी शोर मचा लूँ, मुल्क में ख़राब हालात हैं, ये है वो है। अभी मैं दूसरी आपको एग्जांपल देता हूँ। इन द लास्ट 1 मंथ 2-3 मीटिंग्स हुई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सिंध में 15 साल से गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की। आपने देखा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपके जो अभी करंट सिटिंग आपके बनते हैं आर्मी चीफ, उन्होंने जाके एड्रेस किया जी, पहला पॉइंट। दूसरा,
एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ ने आके लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एड्रेस किया जी, ठीक है। ये क्या था, बेसिकली कॉन्फिडेंस था। जो पाकिस्तान का मोस्ट आप कहें कि ना पावरफुल या मोस्ट ऑथेंटिक इदारा है, दैट इज़ आर्मी। आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने जाकर बिजनेसमैन को एड्रेस किया कि हाँ आपके जो कंसर्न्स हैं हम इनको एड्रेस करते हैं, इंश्योर कि अगले 5 सालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। नवाज शरीफ ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ही इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स कॉन्विक्ट एज वेल, ठीक है। उन्होंने एड्रेस किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब ये था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इज़ गोइंग टू बी इन पावर इन कमिंग इलेक्शन, दिस इज़ फॉर श्योर। नंबर 3, आपने कल देखा या परसों 2 दिन के अंदर लास्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ वाज इन दुबई जी, कतर और दुबई, यस, फ्रॉम EU। $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने जा रहा है। ये 3 इंडिकेटर जो मैंने बताए ना आपको, इससे आपको ना एक इंडिकेशन मिल रही है कि अगला पाकिस्तान के 3 साल ना बहुत बूमिंग होंगे इकोनॉमिकली, क्योंकि आपके पास देखें दुनिया की सबसे चीपेस्ट लेबर है। 25 करोड़ की आबादी है। जो आपकी किसी डेवलप कंट्री में जाएं तो जो पर डे सैलरी है ना किसी इंडिविजुअल की, यानी कि 8 आवर्स काम करते हैं, जो एक दिन में कमाते हैं, लेट्स से जी $120-125 या $130, पाकिस्तान की वो मंथली इनकम है 35,000-40,000 रुपये सैलरी, नॉर्मल सैलरी एक इंडिविजुअल की। अब ये जो लेबर है इसके पास जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, दुबई से इन्वेस्टमेंट, बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आएगी, CPEC में इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपके इंडिकेटर्स मुल्क को बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मैंने पहले सवाल को एड्रेस किया कि बेटर होने जा रहा है कि नहीं। सेकंड इज़ कि आपने सवाल किया था कि आप किस टाइम इन्वेस्ट करें तो प्रॉपर्टी बेनिफिशियल होते हैं। देखें, एक लो टाइम्स होते हैं, हाई टाइम्स होते हैं। जैसे समंदर में एक लो टाइड होती है, एक हाई टाइड होती है। लो टाइड पे जो शिप होती है बिल्कुल स्मूथ सेलिंग कर रही होती है। हाई टाइड पे आपकी जो सेलिंग अप्स एंड डाउन आती है, फ्लक्चुएशंस। पाकिस्तान की ना अभी इस वक्त राइट नाउ इकोनॉमिकली सिचुएशन पिछले 1.5-2 साल में ख़राब हुई है। लेकिन यार पाकिस्तान की जियोग्राफिकली ऐसी लोकेशन है कि आप दुनिया से इग्नोर कर नहीं सकती। आप ऐसे पॉइंट पे बैठे हैं कि आपके पीछे 5-6 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अफ़गानिस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान अगर अपने राउट्स बंद कर दे, अफगानिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आप उनकी सप्लाई रोक देंगे तो डेफिनेटली उनको हर्ट होगा। तो जियोग्राफिकली एक मुल्क के साथ इकोनॉमिकली अगर आप डिस्पैरिटी करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो आप पूरे रीजन के साथ कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप देखें पाकिस्तान के जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएं तो इंटरनेशनल बॉडीज़ को पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 एटॉमिक पावर, आप 7th लार्जेस्ट आर्मी है आप, ठीक है। यू कांट बी इग्नोर्ड। वो पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से वो बड़ी मशहूर लाइन है जो पाकिस्तान कह सकते हैं कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। पर आपकी यकीन ये सारी जो आपने एनालिसिस दिया इसमें आपकी पर्सनल राय है, आपने सारा उससे हमें एनालिसिस बताया। पीपल एग्री और नॉट एग्री वो तो एक डिफरेंट डिबेट है। बट रिजवान साहब, एक चीज़ रियल एस्टेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द टाइमिंग, एज यू सेड, कि किस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से टाइम पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कौन से टाइम में। क्योंकि एक टाइम आता है जैसे कि अब मैंने तो आपसे खरीदने की बात कर ली, एक सेलिंग टाइम भी होता है। लोग इस टाइम पर डर के भी ना अपनी प्रॉपर्टीज गिव अवे करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है ये और ज़्यादा ना हो जाए। इसका एनालिसिस का एक बड़ा ब्रीफ सा सवाल है, इसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अभी होल्ड करूं या ना होल्ड करूं? प्रॉपर्टी हमेशा ना सेलिंग जो करें वो हमेशा हाई टाइम्स पे करें। जब मुल्क के हालात बहुत अच्छे हों, प्रॉपर्टी बूम कर रही हो, तो आप हमेशा ये सोचते हैं लेट्स से एक प्रॉपर्टी 50 लाख की थी वो 1 करोड़ की होगी, कहते हैं यार इतनी अच्छी प्रॉपर्टी महंगी होगी ये 2 करोड़ की भी हो जाएगी। वो राइट टाइम होता है सेल करने का। इस लालच में ना रहे हैं कि वो 1 करोड़ की होगी तो 2 करोड़ की भी हो जाएगी, ठीक है, उसको सेल कर दें। जो बेस्ट टाइम होता है बाइंग का वो होता है लो टाइम्स। जो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अभी प्रॉपर्टी में बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई है ना, कि मार्केट के अंदर लेट्स से प्रॉपर्टी बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम है तो प्रॉपर्टी का रेट गिर जाएगा, ठीक है। खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम है तो प्रॉपर्टी का रेट ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल इस केस में हमेशा भी करते हैं कि जो लो टाइम्स होते हैं ना वहाँ प्रॉपर्टी बाय करें। आपको मार्केट में 10-50 लोग बेच रहे हैं, आप बायर हैं, तो आप लोएस्ट प्राइस वाले इंडिविजुअल से बाय कर लेंगे, ठीक है। जो सबसे कम रेट पे आपको चीज़ देगा उससे आप खरीद लेंगे चीज़। हाई टाइम्स में आप जैसी हाई टाइम स्टार्ट हों, जो सबसे अच्छी ऑफर आपको आए प्रोडक्ट बेचने की, तो प्रोडक्ट को सेल कर दें, ठीक है। तो अच्छे वक्तों में प्रॉपर्टी सेलिंग करनी चाहिए, बुरे वक्तों में प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, बल्कि बाय करनी चाहिए। ठीक है, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि पटवारी सिस्टम से हमारी जान कब छूटेगी, क्योंकि पटवारी सिस्टम से मुझे ये लगता है कि बहुत सारे फ्लॉज जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते लेकिन वो मैन मेड बनाए जाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को उनका रोज़गार ही यही होता है शायद कि वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, अच्छा ये तो आपकी फ़र्द मिल ही नहीं रही है, मुझे बड़ी पुरानी हो गई है, वो तो अब नहीं चल सकती, आप दोबारा से उसको पे करते हो,
हो पटवारी को, फिर वो नंबर लगाने के लिए पे करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको उनको फजूल के पैसे देने पड़ते हैं और उनका कारोबार इस तरह से चल रहा है। ये कब सिस्टम ख़त्म होगा? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम पटवार खाने के रजिस्टरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरा ये कि वो लोग बहुत दफ़ा ये भी कहते हैं हाँ ये तो प्लॉट जिसके नाम पे था वो तो खातून, बहुत सारे लोगों ने अपनी बीवियों के, बच्चों के, बेटियों के नाम पे लिया हुआ होता है, वो तो खातून ही मर गई है, खातून बाहर गाड़ी में बैठी इंतज़ार कर रही होगी कि मेरा मियाँ भी अंदर से आएगा, वो कहेगा मर गई है वो। पैसे ऐंठने के ढीले बहाने कब ख़त्म होगा? दूसरी चीज़ ये कि इन्वेस्टमेंट पे जो प्लॉट लिए जाते हैं कि हम जो इंस्टॉलमेंट्स पे लिए जाते हैं कि हम थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स देंगे, जब वो पूरी इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर देते हैं तब आपको एक नए प्रोसीजर में जाना शुरू करना पड़ता है कि वो कहते हैं आपका प्लॉट वहाँ था। अच्छा, शायद आपका प्लॉट वहाँ था, जिस कंपनी के थ्रू आपने लिया होता है उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो प्लॉट कहाँ है और वो 10 साल से आप उसकी इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हो। ये दो मसले कब ख़त्म होंगे हमारे? मैं पहले सवाल को एड्रेस कर दूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आपका जो 70% पॉपुलेशन है दैट इज़ लिविंग इन रूरल एरियाज, 60% इनफैक्ट, 70 नहीं, पहले 70 तब 60 हो गया। अब उनके पास ना पटवारी सिस्टम, जो पटवारी कल्चर है, ये उनकी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि रॉ लैंड्स हैं, ज़्यादा ज़मीनें हैं, काश्तकारी वाली ज़मीनें हैं, आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है। अभी देखें, जब भी आपने किसी चीज़ को चेंज करना हो, सबसे पहला रूल क्या होता है कि आप उसको डिजिटलाइज करें, उसमें मैन पावर को लीस्ट कर दें, एफिशिएंसी बढ़ानी है ना। आप मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक लाइसेंस आपने रीन्यू करवाना है, ठीक है, आपने ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना है, आप जाएंगे, आप वो इतने टेस्ट मांगेंगे आपसे, डिफरेंट चीज़ें मांगेंगी, तो वो डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, आपकी यकीनन हलीमा, आपके जो बाकी सवालों के वक्त की हमारे पास पाबंदी है और आपने आज बड़ी अच्छी हमें एक्सप्लेन किया चीज़ें और बड़ा डिटेल बताया, आपकी ग्राउंड नॉलेज का एक्सपीरियंस यकीनन आपने थ्रो भी किया। हम यहाँ पे आपसे लेंगे इजाज़त, कल इंशाअल्लाह ताला जुमे के दिन मुलाकात होगी। रिजवान चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। अल्लाह ताला को सलामत रखे और कामयाबियाँ दे। हम आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।